अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी हम लोग का जो नावल है अलहम से वन्नास, चले जी पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी 15वीं किस्त की जानिब। सारा रास्ता खामोशी की नज़र हुआ था। इस नेहा के दिल में मुख्तलिफ ख़दशात उमड़ रहे थे। कहीं ये बच्चा ना चाहते हो, कहीं इन्हें बेटा तो नहीं चाहिए, शायद इसलिए गुस्से में है कि कहीं बेटी ना हो, या फिर इसकी सोचों का तसलसल यहाँ आकर टूटा था। पानी का एक रैला आंखों से बाहर बह निकला था। पाकिस्तानी मर्दों के बारे में जो कुछ इसने सुन रखा था, इसके बाद इसे फिक्र सताने लगी थी। कहीं अबॉर्शन, इस नेहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो खुद भी तो इस वक्त बच्चा नहीं चाहती थी, मगर अब जब अल्लाह ताला ने इसे इतनी बड़ी नेमत से नवाज ही दिया था तो फिर वो क्यों ना शुक्री करती। फार्म हाउस के बाहर नाइल ने गाड़ी रोकी थी। इसने हमारे मरे कदमों के साथ बाहर आई थी। इसने सोच लिया था कि वो घर जाकर इससे तफसील से बात करेगी और इसे समझाएगी, मगर नाइल ने वहीं से गाड़ी मोड़ कर इसे शदीद किस्म का झटका दिया था। वो बेयकीनी से गेट के पास खड़ी दूर जाती गाड़ी को देखती रही थी। नाइल को या तो खुशी का इजहार करना चाहिए था या फिर गुस्से का, मगर वो खामोश रहा था। इसकी खामोशी स्नेहा को आने वाले तूफान का पेश क़ैमा लगी थी। भाई मुझे माफ़ कर दे, मेरा वो मतलब नहीं था। नाइल के कंधे से सर टिकाए हुए पिछले 20 मिनट से इसे माफ़ी मांग रही थी। मुझे पता है मेरी जान, आप इतना मत सोचा करें। माफ़ तो वो तब करता जब वह वानिया से नाराज़ होता। नाइल ने तो हमेशा ही इसकी बड़ी से बड़ी गलती पर पर्दा डाला था। अगर वानिया के लिए हाजिम अहम था तो नाइल के लिए भी वानिया बहुत अहम थी। मैं आपको फ़ोन करती रही मगर आपने उठाया ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। और आप प्लीज़ ये सब मत सोचें। भाई एक चीज़ मांगू आपसे। वानिया ने बहुत मान से सर उठाकर उसे देखा था। मेरा सब कुछ आपका ही तो है। नाइल ने मोहब्बत से इसके सर पर बोसा दिया था। मुझे हाजिम के लिए कुछ चाहिए, मुझे बताइए, मैं ले आऊँगा। हाजिम को साथ खेलने के लिए कोई चाहिए। वानिया, हाजिम का कमरा तो हम पहले डिकोर कर चुके और वहाँ तकरीबन हर किस्म का खिलौना है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसे वहाँ शिफ्ट कर देंगे। अगर फिर भी आपको कोई ख़ास चीज़ चाहिए तो बता दें। भाई हाजिम को खेलने के लिए खिलौना नहीं बल्कि बहन भाई चाहिए। आप भाभी को ले आए ना। नाइल चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया था। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वानिया ऐसा कुछ कहेगी। आपके भाभी के साथ जो भी मसला है इसे हल करें और इन्हें यहाँ लेकर आएँ। हमारे दरमियान ऐसा कोई मसला नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। आखिर कौन सी औरत इतने अरसे के लिए अपना घर छोड़कर मायके जा बैठती है। नाइल ने नज़रें चुराई थी। या इन्हें मेरे यहाँ रहने पर एतराज़? ऐसा कुछ नहीं है वानिया, ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। नाइल ने फ़ौरन इसकी बात काटी थी। तो फिर आप जाए और इन्हें मना कर ले आए। मुझे यकीन है झगड़ा आपने ही किया होगा। वो मुंह चिढ़ा कर बोली थी। आपको ऐसा लगता है? नाइल ने इसे मसनूई खूरी से नवाजा था। वो तो इतना अच्छा बोलती है, इनके लहजे में इतना ठहराव और मिठास है, यकीनन आपने ही कुछ किया होगा। यानी भाभी पर एतबार है और भाई पर नहीं। वो सच में खफा हुआ था। भाई पर भी है एतबार, लेकिन भाई के गुस्से का भी पता है मुझे। आप बस इन्हें घर ले आए। इतना अरसा हो गया है भाई, भाभी घर आ जाएगी और आप दोनों के भी छोटे छोटे बच्चे हो गए, कितना मज़ा आएगा ना। वो सोच कर ही पुरजोश हुई थी। और आप जो दोनों मिलकर मेरा कीमा मनाएंगे उसका क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे? आंखें छोटी की वानिया ने सवाल किया था। ये सवाल उस दिन पूछिएगा जब मैं इसे यहाँ ले आऊँगा। भाई मुझे समझ नहीं आई। आपने कह दिया तो अब लाना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। इसके सर पर एक बार फिर वो सदियों बिस्तर से उठा था, जबकि नाइल की बातें वानिया के सर पर से गुजरी थी। कमरे में आते साथ ही नाइल ने संजीदगी के साथ जूते उतारे थे। एक तरफ मुजरिमों की तरह नजरें झुकाई खड़ी थी। नाइल में इसने भी जबान खोली ही थी कि वो फुर्ती से अलमारी से कपड़े निकाले चेंज करना चला गया था। वो मुंह पर हाथ रखे फूट फूट कर रोती थी। जब नाइल शावर लेकर बाहर आया तो वो बिस्तर पर बैठी थी। स्नेहा, इसकी पुकार सुनते ही इसकी पुकार पर स्नेहा ने फौरन अपने आंसू पोंछे थे। जी, वो धड़कते दिल के साथ बिस्तर से उठी थी। मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल वाजे करना चाहता हूँ, इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। वो कदम कदम चलता इसके करीब आया था। इसके लहजे की सख्ती स्नेहा को पजल करने के लिए काफ़ी थी। ये बच्चा मेरा नहीं है। वो सांस नहीं ले सकी थी। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। कदमों से जैसे जान निकली थी। इसने डबडबाई नज़रों से बेयकीनी से नाइल को देखा था। नाइल का चेहरा धुंधला गया था। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा है। वो संजीदा था, बेहद संजीदा। इस बच्चे की पैदाइश तक तुम मुझसे दूर रहोगी और भूल जाओगे तुम्हारा कोई शौहर भी है। इस पर अगर ज़रा बराबर भी मेरा असर हुआ ना तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। वो बेचारी अब बेयकीनी से इसे देख रही थी। इस शख्स की बातें इसे इतनी आसानी से समझ नहीं आती थी। इसका नाम तुम रखोगी, इसे पहले गोद में भी तुम उठाओगी, इसे घुट्टी भी तुम ही दोगी, इसके कान में अजान भी खुद ही देना। अब वो अजली संजीदगी से गोया हुआ था। इसने कुछ देर
आंखें फाड़े इसे देखती रही, फिर अचानक ही वो नम आंखों से हंसती थी। अब जाकर इसे नाइल की परेशानी की वजह समझ आई थी। वो उसके चेहरे पर आए कौस क़ज़ा के रंगों में जैसे खो गया था। नाइल, आपने मुझे डरा दिया था। वो जज्बात में आकर इसके गले लगी थी। स्नेहा के सर से जैसे बोझ उतरा था। नाइल की बातों ने इसके तमाम तर ख़दशात को रद्द कर दिया था। दूर हटो बेवकूफ़। नाइल ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया था। अभी समझाया कि दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आई। वो भड़क उठा था। सारी रात सोने नहीं देता वो मुझे। इसके रोने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती है। ऊपर से हंसता है वो मुझ पर और फिर घूरता भी है। मैं मजीद ऐसा पीस अफोर्ड नहीं कर सकता। नाइल ने जिस कदर संजीदगी से कहा तो स्नेहा का क्या कहा इतना ही छत फाड़ता। वो नाइल की हालत से बहुत महसूस हुई थी। यानी आप मान रहे कि हाजिम पर आपका असर है। वो लब दबाई गोया हुई थी। हरगिज़ नहीं, मैं तो इतना सीधा सादा सा इंसान हूँ। वो फौरन मुकर गया था। ठीक है, तो फिर हमारे बच्चे को घुट्टी आप देंगे। वो उसे सबसे पहले गोद में भी आप उठाएंगे। स्नेहा को अब इसे तंग करने का मौका मिल गया था। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं इससे, वो शदीद चिढ़कर बोला था। अपनी औलाद के बारे में ऐसा नहीं कहते। यार, मैं शदीद शौक में हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। वो वाकई शौक में था। आपको बेटी की ख्वाहिश है? ये बेटी की एक और खशा ज़बान पर ले आई थी। हर नमाज में दुआ करना कि बेटी हो। बेटा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बार वो गर्दन पीछे की तरफ फेंकते हंसती चली गई थी। वो चंद दिनों में ही हाजिम से इतना तंग आ चुका था कि वो अपनी औलाद से खाइफ था। तुमने कुछ खाया? नाइल को अचानक ही याद आया था। स्नेहा ने सुर्ख पते चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिलाया था। तुम पागल हो, तुमने क्यों कुछ नहीं खाया? इस पर गुस्सैली निगाह डालकर वो कमरे से बाहर गया था। कुछ ही देर में वह हाथ में डिश लेकर आया था जिसमें कुछ सैंडविचेस और जूस का गिलास था। ये लो, खा लो। स्नेहा को बिस्तर पर बिठाते नाइल ने डिश इसके सामने रखी थी। रुको, इससे पहले कि वो लबों से गिलास लगाती नाइल चिल्लाया था। ये मैं लेकर आई हूँ, कहीं असर तो नहीं होगा? स्नेहा का कहना एक बार फिर छूटा था। नाइल, ये सब तहमात है, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे की आदत अपने वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के जीन्स की वजह से ही मिलती है। जो भी है, मुझे लगता है मैं इनकरीब पागल हो जाऊंगा। वो सर पकड़े बिस्तर पर डह गया था। हाजिम ने ही इसे ना को चने चबवा दिए थे। अब इसकी औलाद न जाने क्या तूफान भरपा करने वाली थी। ये मंजर मलेशिया के शहर कोलालमपुर का था। सारा शहर तारीकी में डूबा हुआ था। कोलालमपुर की स्काई लाइन पैटर्न से लेकर बातूसी लाइन तक हर चीज़ ही अपनी खूबसूरती की मिसाल आप थी। रात की एक गर्म हवाएं पैटर्न ताजमहल के चारों अतराफ फैली हुई थी। बातूसी चीना टाउन के एक स्टाइलिश दिलकश घर में वो दोनों इस तरह की हालत में सर जोड़े बैठे थे। हर चीज़ तबाह होती जा रही है। मेरा मनसब, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ। सुर्खमाइल आंखों से हातिम चिल्लाया था। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन चंद महीनों में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। सारी इसकी साख और ताकत को ख़त्म किया जा रहा था। आए रोज़ इनके खुफिया मकामात पर आर्मी और पुलिस छापे पड़ रहे थे। इनके अहम लोग, भारी रकम और मंशियात पकड़ी जा चुकी थी। बैरून मुल्क स्मगलिंग के सारे कारोबार ठप हो चुके थे। अब वो बचते बचाते यहाँ आ चुके थे। नाइल अफंदी अगर वक्त पर इसे ख़त्म कर दे तो शायद ये सब ना होता। बदर ने सख्त मुठ्ठियाँ भींची थी। आखिर इसे कौन ये सब बता रहा है? यकीनन इस गद्दार मारिया के काम है। ये मरने से पहले इसने ज़रूर नाइल को कुछ बताया होगा। बाबा, बस एक बार हालत बेहतर हो जाए, इसके बाद मैं नाइल को छोड़ूंगा नहीं। अभी बातचीत जारी थी कि घंटी की आवाज़ ने दोनों को अपनी जानिब पर तवज्जो किया। हातिम उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा था। दरवाज़ा खोलते साथ ही इसके पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। एक शख्स गिरते पड़ते अंदर दाखिल हुआ था। चेहरा सूजा हुआ था जबकि बदन लहू लहान था। डैड! हारून को अपने सामने देखकर हातिम बिल्कुल बौखला गया था। डैड! हारून औंधे मुंह फर्श पर गिरा था। हातिम, मेरे बेटे, मुझे बचा लो। नाइल मुझे मार देगा। ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके मुंह से अदा हुए थे। इसके बाद वो बेहोश हो गया था। डैड! हातिम चिल्लाते हुए इसके लहू लहान जिस्म को देखा था। सवालों का एक समंदर इसके जहन के पर्दे पर उजागर हुआ था। मगर इस वक्त सबसे अहम और बेयकीन सवाल ये था, क्या वाकई इसका बाप जिंदा था? बाबा, प्लीज़ डॉक्टर को बुला ली, ये मेरे डैड है। बदर जो निहायत दिलचस्पी से सारा मंजर देख रहा था, हातिम के कहने पर जैसे होश में आया था। हाँ, मैं बुलाता हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर की आमद हुई थी। हातिम हारून को अपने कमरे में ले गया था। वहाँ जाकर इसका इलाज किया गया था। अगले 3 घंटे हातिम पर क़यामत गुजरे थे। वो अपने बाप के आने पर खुश भी था और इसे इस हालत में देख कर दुखी भी। ठीक 3 घंटे बाद हारून को होश आया था। इसे मुख्तलिफ चोटें और 2 गोलियाँ लगी थी, एक इसके बाजू पर तो दूसरी इसकी टांग पर। डैड, आप ठीक तो हैं? हातिम इसके पास बिस्तर पर बैठा था जबकि बदर एक कोने पर हाथ बांधे बेनियाजी से खड़ा था। इतने सालों बाद अपने बेटे को देख लिया तो ठीक कैसे ना हो।
اس کے لہجے کی مٹھاس محسوس کرتے حاتم تڑپ اٹھا تھا، آخر اپنے باپ سے اسے کب اتنی محبت ملی تھی؟ ڈیڈی یہ سب کیسے؟ یہ سب نائل نے کیا ہے، اس نے مجھے اتنے سال قید رکھا، مجھ پر بہت مظالم ڈھائے، وہ مجھ سے پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا، میں بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ حاتم کی آنکھوں میں قہر نازل ہوا تھا، اس کے ہاتھوں کی نسیں پھولتی جا رہی تھی۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے بستر سے اٹھا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے بیٹا، ہارون کے لہجے میں خوف تھا۔ مجھ سے زیادہ نہیں۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ دہاڑا تھا، نائل کی قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا نائل۔ وہ جذباتی تھا، جذبات اور غصے میں آ کر غلط فیصلے کرنے والا۔ ایسے نہیں، ہم پوری پلاننگ کے ساتھ اسے ختم کریں گے۔ بدر نے پہلی بار گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ابھی اپنے ڈیڈ کو آرام کرنے دو، پھر بات کر لینا۔ بدر نے آہستگی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ حاتم کچھ حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ ڈیڈ یہ بابا ہیں، انہوں نے اتنے سالوں تک میرا خیال رکھا۔ حاتم نے تعارف کروایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ہارون مدھم سا مسکرایا۔ مجھے بھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، ایک ساتھ ہی دونوں کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ بابا آپ پلیز ڈیڈ کو کچھ مت بتائیے گا، میں کیا ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ میں ان کی نظروں میں اپنی اہمیت نہیں کھونا چاہتا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے گو بدر کی منت کی تھی۔ تم بالکل فکر مت کرو بیٹا، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ بدر نے مسکرا کر اسے دلاسا دیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں بابا، اتنے سالوں بعد مجھے میرا کوئی اپنا ملا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سب کچھ جیت گیا۔ حاتم کی آنکھ سے آنسو بہا تھا۔ کمزور مت پڑو ڈیوڈ، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تم بلیک مانسٹر ہو۔ جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، یہ ڈیل ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ بدر نے اسے تنبیہ کی تھی۔ حاتم کو فی الحال ایک بہت اہم منشیات کے ڈیل کے سلسلے میں جانا تھا۔ اگر یہ ڈیل انہیں مل جاتی تو انہیں بہت فائدہ پہنچتا تھا، مگر ڈیڈ اس کی فکر تم مت کرو، میں ہوں تمہارے ڈیڈ کے پاس۔ بدر کے دلاسے پر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ سو جا میرے باپ، سو جا۔ نائل مسلسل حازم کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سو ہی نہیں رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید شرارتی ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی بھی بانیہ کسی کام سے باہر گئی تھی اور حازم کو نائل کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ بظاہر تو نائل نے خوش دلی سے حازم کا خیال رکھنے کی حامی بھری تھی، مگر اب وہ شدید بیزار ہو رہا تھا۔ نائل بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور وہ سونا چاہتا تھا۔ یہ اسی صورت ممکن تھا جب حازم بھی سو جاتا، مگر حازم صاحب تو کھیلنا چاہتے تھے۔ تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، سو جا۔ نائل نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ دو دن سے نہیں سویا میں، پتہ ہے کتنے لوگوں کو اکیلا مارا ہے میں نے، اور تم نے کیا ہے؟ بس مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا، یہاں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر حازم کی کلکاریاں مار کر ہنس دیا تھا۔ اسے نائل کے چہرے کے تاثرات بہت اچھے لگتے تھے۔ میں سیریس ہوں۔ نائل نے سے آنکھیں دکھائی تھی، جو جواباً حازم نے پوری قوت سے اپنی دایاں ٹانگ نائل کے منہ پہ دے ماری تھی۔ اب وہ ایک بار پھر ہنس رہا تھا۔ نائل کا تو صحیح دماغ گھوما تھا۔ اب بیٹا بچ جا مجھ سے، وہ اسے وارننگ دیتا بستر سے اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر میں حازم کے ہاتھ اور پیر دونوں بن چکے تھے۔ وہ مسلسل خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سب بیکار۔ اب مارو، نائل نے اسے چڑھایا تھا۔ اب اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر نائل نے حازم کو اوپر اٹھایا تھا۔ اگر اس وقت وانیہ یا اسنیہا یہاں موجود ہوتی تو یقیناً بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ گراؤں نیچے؟ نائل کے پوچھنے پر وہ ایک بار پھر کھلکھلایا تھا۔ تمہاری ایسی کی تیسی، اسے بستر پہ واپس لٹاتے۔ نائل نے اس کے ہاتھ پیر کھول دیے تھے۔ اگر وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا تو حازم نے اس کا آئیڈیا بری طرح فیل کر دیا تھا۔ مجھے بتاؤ آخر کیا چیز ہو تم؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے نائل غرایا تھا۔ وہ جواباً وہ بھی پھر ہنسا تھا۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں مجھ سے؟ حازم نے ایک بار پھر اپنا ننھا پیر اس کے منہ پر مارا تھا۔ یہ نائل کے سوال کا منہ توڑ جواب تھا۔ آج تیری خیر نہیں۔ نائل کا دماغ اب بالکل الٹ چکا تھا۔ اتنی بےزتی تو آج تک اس کے سگے باپ نے اس کی نہیں کی تھی جتنی 1 انچ کی مصیبت نے کرتی تھی۔ یہ پنکھا دکھ رہا ہے، اس کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ نائل نے نہایت ہی سخت تاثرات سے اسے گھورا تھا۔ چلو آخری موقع دیتا ہوں، معافی مانگ لو، چھوڑ دوں گا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے نائل نے اب دوسرے ہاتھ میں اس کی ٹانگوں کو قابو میں کیا تھا۔ حازم مسلسل اس کی گرفت میں خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ ناممکن تھا۔ معافی نہیں مانگو گے؟ نائل نے گرفت تھوڑی مزید سخت کی۔ چھوٹی سنہری آنکھیں اب ڈبڈبانے لگی تھیں۔ نہیں میرے باپ نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، رونا نہیں ہے۔ نائل نے ڈرتے ہوئے فوراً سے اسے آزادی بخش لی تھی۔ حازم پھولے گالوں سمیت منہ پھیر گیا تھا۔ یہ ناراضگی کا اعلان تھا۔ میری ننھی مصیبت ناراض ہو گئی؟ نائل نے بستر پر لیٹتے ہوئے حازم کو اپنے اوپر لٹایا تھا۔ ایک تو غلطی بھی خود کی، اوپر سے ناراض بھی خود ہو گئے، بالکل اپنی مما پر گئے ہو۔ اب نائل نے اس کی پیٹ پر تھپ تھپاتا مسلسل سے باتیں کر رہا تھا۔ چلو جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ معاف کیا حازم، نائل افندی کو سب معاف ہے۔
नाइल ने इसे उठाकर प्यार किया था। जवाबन वो फिर खिलखिला उठा था। बस इतनी सी थी हाजिम की नाराजगी। इसे तो बस नाइल की तवज्जो चाहिए थी। अच्छा लगा ना? नाइल ने इसे एक बार फिर अपने सीने पे लिटाया था। सोना है तो नहीं? सोना तो नहीं है नहीं तुमने। चलो फिर बातें करते हैं। अपने बारे में बताता हूँ तुम्हें। तुम मेरे भांजे नहीं बल्कि बेटे हो, तो ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा चाहे जितना भी तेज़ हो, लेकिन बाप तो बाप होता है। इसके सीने पर औंधा मुँह लेटे वो बहुत ही इनेमाक से इसकी सारी बातें सुन रहा था। अपनी मम्मा को कभी तंग मत करना और हमेशा इनका ख्याल रखना। मैं हूँ ना, मैं हूँ या ना हूँ, ठीक है ना? हाजिम ने इसके सीने पर जोर से अपना नन्हा हाथ मारा था। इसे ये बात पसंद नहीं आई थी। जो लोग ज़्यादा हाथ पैर चलाते हैं ना, मैं इनके हाथ पैर काट देता हूँ। हाजिम की मज़ाहमतें अब रुक गई थी। शायद पहली बार धमकी कारामद साबित हुई थी। आपको बताएं ना, मुझे तख्लीकी दुनिया बहुत पसंद है। मैं फ़र्ज़ी कहानियाँ और किरदार बनता हूँ और फिर मैं इन कहानियों में एक फ़र्ज़ी किरदार निभाता हूँ। ये दूसरे लोगों को कहानी का हकीकी होने का यकीन दिलाने के लिए ज़रूरी है। मैं खुद को भी यकीन दिलाता हूँ कि यही सच है, जबकि मुझे पता होता है कि ये झूठ है। जाल बुनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दुश्मन को यकीन दिलाने के लिए कि पहले खुद यकीन करना ज़रूरी है। तुम समझ रहे हो ना? नाइल ने हाजिम को ज़रा सा हिलाया था। वो इसके सीने पर सर रखे अब गहरी नींद सो चुका था। आई एम सॉरी हाजिम, मैं जाल फेंक चुका हूँ। अब बस इन लोगों का पाकिस्तान आने का इंतज़ार है। आपके बाबा के साथ जो भी होगा मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। इसके गिर्द तहफ़्फ़ुज़ भरा हिसार कायम करते। नाइल ने आंखें बंद की थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ पुरसुकून नींद सो रहे थे। उठ जाओ हारून, चला गया तुम्हारा बेटा। बदर ने इसके सिरहाने खड़े होते कहा था। हारून ने फौरन आंख खोली थी। मानना पड़ेगा, बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। बदर और हारून की नजरें मिली थी। दोनों एक साथ हंस दिए थे। और मेरा बेटा बहुत जज्बाती और साफ दिल का। हारून ने अफसोस से सर झटका था। तुम्हारी इतने सालों की मेहनत के बाद भी इसका दिल धड़कता है। हारून ने बिस्तर पर बैठते बदर पर तंज किया था। हम इस नरम दिल को इस ही के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बदर की होठों पर तीखी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। नाइल और हातिम को आमने सामने लाने का वक्त आ गया है। मेरा बेटा उसे मार देगा। हारून की आंखों में गुरूर छलका था। दुआ करो तुम्हारे बेटे को तुम्हारी करतूत का पता न चल जाए। ये धमकी थी। मुझे यकीन है तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे बदर। इसमें तुम्हारा भी नुकसान है। वैसे मानना पड़ेगा, तुमसे बड़ा नीच इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। हारून का कहाँ छुटा था। मैं हाँ ठीक कह रहे हो, मैं वाकई नीच हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऐसा ही हूँ। सालों पहले जायज़ औलाद की ख्वाहिश ने मुझे एक आम औरत से शादी करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया वालों के सामने मैं एक आम इंसान था, मगर हकीकत वो एक बार फिर हंस दिया था। मुस्तफ़ा को मैंने बिजनेस के जाल में फंसाया, इससे दोस्ती की, फिर रिश्तेदारी, ये सब इसकी प्रॉपर्टी हासिल करने का एक तरीका था। मगर इसका बेटा नाइल, वो मुझे हमेशा ही कुछ अजीब लगता था। मेरी नज़र तो हमेशा ब्लैक मॉन्स्टर के मनसब पर थी, मगर मेरी माजूरी की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। मैंने अपनी तमाम तर उम्मीद अपने बेटे से वाबस्ता कर ली, मगर वो अपनी माँ की तरह कमज़ोर और नरम दिल निकला। मेरा दिल खट्टा हो गया, मगर जब मैंने नाइल को देखा तो मुझे लगा मेरे ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। बेटा ना सही, मगर दामाद मेरा साथ ज़रूर देगा। एक हमले में हारून की रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो गई थी। बाजार वो ठीक था, मगर कभी कभी अचानक ही से शदीद दर्द उठता था। ब्लैक मॉन्स्टर के मनसब के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त होना बेहद ज़रूरी था, और वैसे भी हारून में एक लीडर बनने की खसूसियत नहीं थी। वो एक लालची इंसान था। बदर अच्छे से जानता था कि वो सब कुछ डुबो देगा, इसीलिए इसे ये मनसब देना बेवकूफ़ी था। मगर वो भी ISI का पालतू निकला। सारे बने बनाए खेल पर पानी फिर गया। हारून के लहजे में कड़वाहट घुली थी। लेकिन अब मेरा सगा बेटा, मेरा गुरूर, मेरा सहारा बनेगा। इतने साल मेरे बेटे ने दुनिया पर हुकूमत की और वो आगे भी करेगा। भूलो मत कि इसे ब्लैक मॉन्स्टर मैंने बनाया है। तुम तो चंद हीरो और बैरून मुल्क शिफ्ट होने के लालच से अपने बेटे को मेरे पास फेंक गए थे। इसके साथ जो मर्जी करो, मैंने तुम्हारे बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। बदर ने एहसास जताना ज़रूरी समझा था, और ये सच भी था। हारून ने हातिम को बदर को बेच दिया था। अगर वो चाहता तो हातिम को अपने साथ लेकर जा सकता था, मगर इसे अपनी अय्याशी ज़्यादा अजीज़ थी। हातिम को लगता था कि ये लोग इसे अगवा करके यहाँ लाए हैं, मगर दर हकीकत इसके अपने बाप ने इसका सौदा किया था। लेकिन खून तो मेरा है ना, और यकीन भी वो मुझ पर ही करेगा। हारून खबासत से हंसा था। कोई चालाकी मत करना हारून, तुम्हारे बहुत राज है मेरे पास, और यकीनन तुम नहीं चाहोगे कि मैं वो राज तुम्हारे बेटे के सामने खोलूँ। बदर ने इसी के अंदाज में से धमकी दी थी। अब ऐसे भी
कोई राज नहीं है मेरे। हारून ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। अच्छा, बदर चैलेंजिंग अंदाज में गोया हुआ था। फिर तो मुझे डेविड को बता देना चाहिए कि इसकी माँ को ISI वालों ने नहीं बल्कि इसके सगे बाप ने मारा था। इस बात पर हारून ने बेचैनी से पहलू बदला था, और ये कि माहम ने सूफी को मारने से पहले तुमसे पूछा था और तुमने खुद सूफी को मारने की इजाज़त दी थी, क्योंकि वो तुम्हारा मकरू चेहरा देख चुकी थी। और ये भी कि इसकी प्यारी बीवी की माँ के साथ ज्यादती भी किसी और ने नहीं बल्कि तुमने की थी। ठीक है, बस कर दो। हारून के चेहरे पर खौफ के साए लहराए थे। वो हरगिज नहीं चाहता था कि हातिम को ये सब पता चले। मजीद ये कि नाइल ने तुम्हें इतने साल कैद में नहीं रखा। इस बेचारे को तो खुद लगता है कि तुम मर गए थे। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा वो दोस्त पकड़ा गया। इतने साल इसने नाइल की दी हुई अजियतें झेली। खैर, बेगुनाह तो वो भी नहीं था। इतने साल हातिम से दूर रहने की भारी कीमत अदा करता आया हूँ मैं। तुम्हें अब जब सब डूबने लगा तो तुम मुंह उठाकर यहाँ आ गए। मैं सब डूबने नहीं दूंगा। हातिम की ताकत एक बार फिर बहाल होगी। और जहाँ तक बात है नाइल की, वो जानता है कि मैं जिंदा हूँ। वो मेरी डिवाइस भी हासिल कर चुका है। ये चोटें और गोलियां बेशक फर्जी है, मगर वो मेरे पीछे है। क्या? बदर गम गुस्से से चिल्ला उठा था। नाइल तुम्हारे पीछे है? बदर की आंखें खौफ के मारे बस बाहर उबलने को थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब इतना भी अनाड़ी नहीं हूँ मैं। बहुत एहतियात से यहाँ तक आया हूँ। वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। हातिम के सामने इतने सालों बाद वो ऐसे नहीं आ सकता। इसे एक प्लान की ज़रूरत थी, लिहाजा इसने खुद को किराए के गुंडों से पिटवाया था और गोली भी मरवाई थी। हातिम जैसे जज्बाती इंसान को यकीन दिलाने के लिए इतना काफ़ी था। हारून को यकीन था कि इसकी ये हालत देख वो इसकी कई हर बात पर एतबार कर लेगा, और ऐसा ही हुआ था। वानिया अपना काम ख़त्म करके गाड़ी में जा बैठी थी। सारे रास्ते से रह रहकर हाजिम का ख्याल आ रहा था। इसे घर से बाहर निकले काफ़ी वक्त गुजर चुका था। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकते वानिया ने बेचैनी से बाहर देखा। इसे किसी सूरत सुकून मैसर न था। अपने सामने वाली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी खातून को देख कर वानिया की आंखें हैरत से फैली थी। भाभी! वो बेयकीनी से पुकार उठी थी। सिग्नल के हरे होने पर गाड़ियों की नकलो हमल एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। इस गाड़ी के पीछे चलो। वानिया ने फौरन ड्राइवर को हुक्म दिया था। इसके हुक्म की तामील करते ड्राइवर ने अपनी गाड़ी इस सफ़ेद रंग की गाड़ी के पीछे लगा दी थी, मगर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से वो दूर तक पीछा नहीं कर सका था। शिट! वानिया को शदीद गुस्सा आया था। अब गुस्से के साथ साथ जहन मुख्तलिफ सवालात भी उठा रहे थे। नाइल ने कहा था कि स्नेहा मुल्क से बाहर है और स्नेहा ने कहा था कि वो लाहौर है। वानिया को अब दाल में कुछ काला लगने लगा था। इसी तशवीश की हालत में वो घर पहुंची थी। अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाती नाइल के कमरे में गई थी। सामने का मंजर देख कर बेख्तियार वानिया का कहाँ छुटा था। हाजिम बिस्तर पर लेटा हुआ था और नाइल इस पर झुका हुआ था। नाइल के बाल हाजिम के दोनों हाथों में थे और नाइल इसे मुसलसल धमकियां दे रहा था, जबकि हाजिम इसकी हर धमकी पर दिल खोल कर हंसता था। नाइल की हैसियत इसके नज़र में एक मस्खरे से ज़्यादा नहीं थी। दोनों मामू भांजा अपनी नींद पूरी करने के बाद अब खेल में मसरूफ़ थे। हाजिम बुरी बात। वानिया ने फ़ौरन नाइल के बाल इसकी नन्ही मुट्ठी उसे आज़ाद करवाए थे। बहुत शरारती और बदतमीज़ हो गए हैं आप। वानिया ने इसे गोद में उठाते घूरी से नवाजा था। वो मुँह बिसोर कर इसके कंधे से जा लगा था। बहुत तंग किया इसने आपको? वानिया ने शर्मिंदगी से पूछा था। बिल्कुल भी नहीं मेरा बच्चा, हम दोनों तो साथ में बहुत खुश हैं। आप थक गई होंगी, चाय पहले खाना खा लें, मैं इसे संभाल लूँगा। नहीं भाई, ये तंग करेगा आपको। नहीं करेगा, अब खाना खा लीजिए जाकर, वरना ये तो आपको कुछ खाने नहीं देता। चले फिर 5 मिनट में आई। हाजिम को नाइल को पकड़ा कर वो कमरे से बाहर गई थी। इसके जाने के बाद नाइल ने हाजिम को वापस बिस्तर पे लिटाया था। तो कहाँ थे हम? हाँ, इस पर झुकते नाइल ने इसके दोनों हाथों में एक बार फिर अपने बाल पकड़ाए थे। एक बार फिर धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका था और हाजिम की किलकारियाँ भी उरूज पर थी। रात के वक्त नाइल और वानिया डाइनिंग मेज़ पर बैठे डिनर कर रहे थे जब नाइल ने इसे मुखातिब किया था। वैसे कहाँ गई थी आप? यूनिवर्सिटी में एडमिशन के सिलसिले में। वानिया, हाजिम अभी छोटा है भाई, मैं अपने एडमिशन की बात कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी जान, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हाजिम को अभी आपकी ज़रूरत है। वैसी बेतुकी बातें स्नेहा के सामने तो कर सकता है, मगर वानिया के सामने ओहो, इसका आइडियल भाई था। भाई मैं घर बैठकर ही पढ़ूंगी। अच्छा फिर ठीक है, मगर आपको पढ़ाई का शौक़ कब से हो गया? ये क्या बात कर दी आपने भाई? मैं अब एक बच्चे की माँ हूँ और एक माँ को पढ़ा लिखा और बाशऊर
होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकती है। वानिया ने फुल फिल्म स्टाइल में डायलॉग झाड़ा था। नाइल ने तो बाकायदा इसे रश्क की निगाह से देखा था। तकरीबन 22 साल की उम्र में वो 14 जमातें तक पास न कर सकी थी और आगे भी इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वानिया के अंदर सोया हुआ एडवेंचर्स का कीड़ा एक बार फिर जाग चुका था। अभी भी इसने हिप्नोटाइजिंग की क्लासेस लेना शुरू की थी। कोर्स की किताबों में इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि इंसान की आदत तो बदल जाती मगर फितरत वो कभी नहीं बदलती। इसने तमाम गलत काम तो छोड़ दिए थे मगर अपने अंदर सोए हुए एडवेंचर का वो कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे आपको पता है मैंने आज वापसी पर किसे देखा? किसे? नाइल ने पानी का ग्लास लबों से लगाते लापरवाही से पूछा था। स्नेहा भाभी को। नाइल को फौरन अछूता लगा था और वो मुसलसल खांस रहा था। भाई आप ठीक तो है? वानिया ने मस्नूई फिक्रमंदी से पूछा था। हकीकतन वो बहुत गहराई से इसके तासुरात का मुशाहिदा कर रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ। गले पे हाथ रखे अब वो काफ़ी हद तक संभल चुका था। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। स्नेहा यहाँ पर कैसे हो सकती है? नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराते नाइल ने इसकी बात मजाक में उड़ाई थी। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ऐसा मुमकिन थोड़ी है। वानिया अपना ही तमस्कुर उड़ाया था। नाइल काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया था। अगर आप नाइल अफंदी है तो मैं भी वानिया अफंदी, पता तो मैं लगा कर रहूँगी। आखिर आप दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? वानिया फॉक की मदद से खीरे का एक टुकड़ा मुंह में डालते अहद किया था। हर गुजरते दिन के साथ नाइल और हाजिम करीब से करीब होते जा रहे थे। हाजिम इतना वानिया के करीब नहीं था जितना वो नाइल से था। वो नाइल का लम्स पहचानता था और इसके चेहरे के अजीब व गरीब तासुरात तो हाजिम के पसंदीदा थे। नाइल छोड़ भी दी इस बेचारे को। अभी भी वो दोनों खेल रहे थे जब स्नेहा ने एक तरस भरी निगाह हाजिम पर डाली थी। नाइल के खेल इसकी तरह अनोखे थे। स्नेहा को रह रहकर अपनी औलाद पे तरस आ रहा था। न जाने नाइल इसके साथ क्या करता। वो एंजॉय कर रहा था। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम ज़्यादा दिमाग ना चलाओ। जाओ जाकर हमारे लिए रशियन सलाद बना कर लाओ। हमारे लिए? स्नेहा का दिल दहक से रह गया। हाजिम और मैं मिलकर खाएंगे। नाइल आप होश में तो? वो बेचारा कैसे खाएगा? वो तकरीबन सदमे में चली गई थी। मुंह से नहते आम लहजे में नाइल ने जैसे मसले का हल बताया था। नाइल अभी वो छोटा है, अभी तो इसके दांत भी नहीं निकले। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसके दांत क्यों नहीं है? कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं? अब नाइल को तशवीश होने लगी थी। डरने की कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा है। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हाजिम को गोद में उठाए। अब नाइल ने गाड़ी की चाबी उठाई थी। स्नेहा ने बाकायदा अपना सर पीटा था। नाइल इतने छोटे बच्चे के दांत नहीं होते। स्नेहा का शिद्दत से रोने का दिल चाह रहा था। नाइल की बीमारी से वो बहुत तंग थी। क्यों नहीं होते? क्या इस बच्चे का दिल नहीं करता कि वो कुछ खाए? आप फिक्र मत करें, चंद महीनों में आ जाएंगे। स्नेहा ने जैसे सर से बला टाली थी। हमारे बेबी के दांत नहीं होंगे? अब इसे एक नए खदशे ने आ घेरा था। बेबी के दांत तो तब होंगे ना जब बेबी होगा, और बेबी तब होगा जब मैं जिंदा बचूंगी। वो गुस्से में कहती खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी। आंखें एक बार फिर बरसने लगी थी। नाइल पिछले कुछ दिनों से इसका रवैया नोट कर रहा था। इसने अजीब चिड़चिड़ी सी होती जा रही थी। तुम ठीक हो? हाजिम को बिस्तर पर लिटाया वो चल कर इस तक गया था। पता नहीं, वो भराई आवाज़ में गोया हुई थी। स्नेहा अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। स्नेहा ने नज़रें उठाई, इसकी जानिब देखा था। तो मुझ पर एतबार कर सकती हो। नाइल ने एक मजबूत हिसार इसके गिर्द कायम किया था। नाइल मुझे अभी माँ नहीं बनना, वो कहते साथ ही नज़रें झुका गई थी। जबकि नाइल तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल शिजदर रह गया था। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए थे। वो नज़रें झुकाए खामोशी खड़ी इसकी किसी रद्द अमल का इंतज़ार कर रही थी। आमतौर पर इस बात पर तकरीबन मर्द भड़क उठते हैं, मगर वो खामोश था। क्यों? इसकी ठोड़ी को उंगलियों की मदद से ऊपर उठाते नाइल ने इस्तिफसार किया था। इसके लहजे में कोई सख्ती नहीं थी। वो कहते कहते रुकी थी। गले में जैसे फंदा लगा था। अल्फाज अदा ही नहीं हो पा रहे थे। वो बस मैं अभी तैयार नहीं हूँ। खुश्क होठों पर जबान फेरते बामुश्किल बोल पाई थी। कल तक तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक क्या हो गया? वो अब भी बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम ले रहा था। बस मैं बच्चा नहीं संभाल सकती, मुझसे नहीं होगा। तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो? नाइल सीधा मुद्दे पर आया था। जवाबन स्नेहा ने इस्बात में सर हिलाया था। तुम कत्ल करना चाहती, वो भी अपनी औलाद का। अब की बार इसके लहजे में थोड़ी सी सख्ती दर आई थी। मैं भी बच्चा नहीं चाहती, मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा और फिर बच्चे के चक्कर में सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो बहुत सोच कर और अटक अटक कर बोल रही थी। ठीक है तो फिर करवा लेते अबॉर्शन। नाइल ने इसके गिर्द से अपना हिसार हटाया था। इसके हिसार हटाने की देर थी। स्नेहा के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। इसने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया था। अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, मगर मेरी पहली एक शर्त है। इधर मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम इस बच्चे को मारना चाहती हो।
اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے قریب ہوا تھا۔ کہو اسنیہا، زندگی میں پہلی بار اسے خود سے نظریں ملانے کا کہہ رہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار وہ اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں؟ اب وہ جان بوجھ کے اسے مجبور کر رہا تھا۔ وہ بے بس ہوتی بلک بلک کر روتی تھی۔ نائل نے اسے کچھ دیر رونے دیا، پھر اس کے آنسو پہنچتے نائل نے اسے صوفے پہ بٹھایا تھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ میں ناشکری نہیں ہوں اور نہ ہی قاتل، مجھے یہ بچہ بہت عزیز ہے۔ آنکھوں اور آواز دونوں میں ہی نمی تھی۔ پھر میں اس وقت بس ماں نہیں بننا چاہتی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں بچہ ہو جائے گا تو میرا دھیان بڑھ جائے گا اور میں آپ کا صحیح سے خیال نہیں رکھ سکوں گی۔ وہ سو کرتی اسے وجہ بتا رہی تھی، جبکہ نائل کے تو صحیح معنوں میں سانس ہی رک گئی تھی۔ اسنیہا نے اسے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ تم یہ سب میری وجہ سے؟ الفاظ جیسے منہ میں ہی دب گئے تھے۔ اسنیہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نائل نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ اسنیہا اس قدر حساس ہے۔ آپ کی بیماری؟ وہ بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میری، کل رپورٹس بھی آ جائے گی۔ تو میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ وہ اسے سچ میں نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ لترے پکے تھے۔ نائل اسے بہت تنگ کیا تھا۔ اب اگر اسنیہا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے تو سرے سے کوئی دماغی مرض ہے ہی نہیں، تو پھر یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، مگر میں نے تو کوئی پروگریس ہی نہیں دیکھی۔ اسنیہا نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ مطلب آپ ابھی تک ویسے ہی ہے جیسے شادی کے شروع میں تھے۔ آپ کی باتیں، آپ کی حرکتیں، میرا مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ جس قدر معصومیت سے گویا ہوئی تھی، نائل کو اس قدر صدمہ لگا۔ کتنی معصوم تھی اس کی بیوی! اس کی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے وہ نائل کا مرض سمجھ رہی تھی۔ اگر اسے علم ہو جاتا کہ اس کا شوہر زندگی بھر ایسا ہی رہے گا تو نہ جانے کیا گزرتی بیچاری پر۔ تم فکر نہیں کرو، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہائے نائل کے جھوٹے دلاسے! بلکہ سمجھو کہ میں ٹھیک ہو گیا، تمہاری ڈیلیوری تک میں بالکل ٹھیک رہوں گا۔ آگے کی گارنٹی نہیں۔ یہ الفاظ اس نے دل میں ہی کہے تھے۔ ہاں، آپ کوشش کیجئے گا آپ کی طبیعت ٹھیک رہے۔ نائل نے بس ہنکار بھرنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ رات کے آخری پہر جب سب در بند ہو جاتے ہیں، وہ آج پھر اپنے رب کے حضور سرسجود تھے۔ یہ تقریباً اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ صرف زبانی کلامی مسلمان نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ عملاً بھی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ابھی تک جاگ رہے ہو آپ؟ اپنا حجاب کھولتے ہوئے حازم کے پاس آ بیٹھی تھی۔ حازم کا چہرہ دیکھ کے اسے حاتم یاد آیا تھا۔ ان کے نقش بہت ملتے تھے۔ مما اچھی نہیں ہے، مگر آپ اچھے انسان بننا۔ مما نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، مگر آپ ایسا نہیں کرنا۔ مجھے کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ دین کیا ہے، اور میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کی مما گمراہ تھی اور آپ کے بابا نے بھی گمراہی کا راستہ چنا۔ آپ کو بتائیں، میں نے انجیل مقدس کو پڑھنا شروع کیا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے قرآن پاک پر شبہ ہے، اس لیے کہ اگر کبھی زندگی میں آپ کے بابا سے ملاقات ہو تو میں انہیں بتا سکوں کہ الحم سے والناس تک کا سفر پیدائش سے مکاشفہ تک کا سفر سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہی سفر سچا ہے۔ نہ جانے آپ کے بابا نے کیوں راستہ تبدیل کر لیا، انہوں نے کیوں صحیح سفر کو چھوڑ کر غلط سفر کا انتخاب کیا۔ وانیہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر حازم کی گال پر گرا تھا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے آپ کے بابا کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں۔ حازم کی گال پہ بوسہ دیے وہ سیدھی ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ درست کرتے۔ وانیہ اپنی نہایت احترام سے قرآن پاک کھولا، ساتھ ڈائری اور پین بھی رکھا تھا۔ ہر چیز پر پختہ ایمان لانے کے بعد بھی اس نے ریسرچ کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کتاب کو جاننا چاہتی تھی، سمجھنا چاہتی تھی۔ اس نے وہیں سے قرآن پاک کھولا تھا جہاں سے اس نے کل پڑھنا چھوڑا تھا۔ وہ بہت ہی انہماک سے سورۃ النساء کی تلاوت کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ رہی تھی۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں ان قریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، ہم ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ نمبر 4 النساء، آیت نمبر 56۔ اس آیت پر وہ آ کر چھٹکی تھی۔ کھالیں بدل دیں گے، عذاب چکھے۔ وانیہ نے الفاظ دہرائے تھے۔ جسم کے کسی بھی حصے پہ چوٹ لگتی تو دماغ فوراً سگنل دیتا ہے کہ یہاں دماغ کی جگہ جلد کا ذکر کیوں ہے۔ وہ سوچ میں پڑی تھی۔ قرآن پاک نہایت ادب سے بند کیے۔ اب وانیہ نے موبائل اٹھایا تھا۔ کچھ ریسرچ کرنے کے بعد جواب اس کے سامنے تھا۔ ہماری دماغ کے ساتھ ساتھ جلد میں بھی پین ریسپٹرز ہوتے ہیں جو درد کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر جسم میں یہ ریسپٹرز نہ ہو تو انسان درد محسوس نہیں کر سکتا۔ وانیہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ آج اسے یہ کتاب
पहेली लगी थी जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं था। हर आयत में कोई ना कोई बात छुपी हुई थी जिसे सिर्फ गौर व फिक्र करके ही समझा जा सकता है। इसने डायरी उठाकर वहाँ एक और नुक्ता लिखा था, खाले बदल कर अजाब देने का मतलब है नई झील के साथ नए रिसेप्टर्स होंगे और इंसान नए सिरे से तकलीफ महसूस कर सकेगा। अगर गौर किया जाए तो यहाँ नए दिमाग का नहीं बल्कि नई जिल्द का जिक्र है। अगर सिर्फ दिमाग तकलीफ महसूस कर सकता तो यहाँ खालों का जिक्र ना आता। जिल्द में मौजूद रिसेप्टर्स के बगैर सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुँचता और दिमाग तकलीफ महसूस भी नहीं करता। ये नुकात वो अपनी आसानी के लिए लिखती थी ताकि इसे कभी भी कुछ ना भूलें। हमारे आदमी तैयार है, अब बस सही वक्त का इंतजार है। बदर ने हाथ में पकड़ी छड़ी मेज पर पड़े नक्शे के एक कोने में रखी थी। वो लोग कल ही पाकिस्तान पहुंचे थे और आज हमले की तैयारी कर रहे थे। बहुत तक वो दो के बाद बिलाकर यही इन्हें खुफिया एजेंसी के एक मकाम का पता चल गया था जहां हमला करके वो न जाने कितनी मालूमात इकट्ठी कर सकते थे। नायल से सारी डिवाइसेस वापस लेने का ये एक तरीका था। बदर ने 5 डिवाइसेस बनवाई थी। इनमें से 4 में एक जैसा डेटा था, मगर इन्हें खोलने के लिए किसी पासवर्ड की नहीं बल्कि एक चिप की ज़रूरत थी जो कि बदर के पास थी। ये सिर्फ वही जानता था इन डिवाइसेस को डिकोड कैसे करना है। पहले इस इलाके में घेराव डालेंगे। छड़ी की मदद से वह हातिम और हारून को प्लान बता रहा था। हारून ने बज़ाहिर हातिम को इसके काम के साथ कबूल कर लिया था। ये बात हातिम को थोड़ी नागवार गुजरी थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि हारून इतनी आसानी से इसके इस रूप में कबूल कर लेगा। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, इतनी जल्दी हम कैसे इनके ठिकाने पर पहुंच सकते हैं। हातिम को खदशा बचा था। मैंने इतने अरसे से अपने आदमियों को पीछे लगाया हुआ था। ये खबर बिल्कुल सच्ची है। वो पुरएतमाद था। आपने तो पहले कभी भी मुझे इन आदमियों और डिवाइसेस के बारे में कुछ नहीं बताया। बेटा, तुम इतने मसरूफ़ रहते हो। मैं सब कुछ तुम्हारे सर पर तो नहीं डाल सकता। कुछ काम तो मुझे भी करने चाहिए। इसका कंधा थपथपाते वो मुस्कुराया था। आपको एतबार नहीं है मुझ पर? हातिम के लहजे में खफगी थी। बदर इससे बहुत कुछ छुपाता था। खुद से भी ज़्यादा एतबार है मुझे अपने बेटे पर। बदर मुस्कुराया था जबकि हातिम बिल्कुल संजीदा था। दोपहर की कड़कती धूप में जहाँ हर कोई ही गर्मी से परेशान था, वो भी बेहद मुस्तरिब और बेचैन थी। वजह गर्मी नहीं थी, वजह दिल में उठते हौल थे। अपने अंदर की बेचैनी को कम करने के लिए इसने एसी की रफ्तार को बढ़ा दी थी, मगर इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। गहरी गहरी सांसें लेती अब वो बालकनी में आई थी, मगर वहाँ भी कुछ ज़्यादा देर नहीं रुक सकी थी। जब बेचैनी और तबीयत खराबी हद से बढ़ चुकी थी तो वानिया ने नाइल के कमरे का रुख किया था। वो इसे डॉक्टर के पास लेकर जा सके, मगर अंदर से आती आवाज़ों ने दरवाजे के बाहर ही इसके कदम जंजीर कर दिए थे। मोहसिन, आज शाम वो लोग अपने कैफे किरदार तक पहुंचेंगे। हम जाल फेंक चुके हैं, अब बस इनके इसमें फंसने का इंतजार है। बदर, हारून और हातिम, तीनों में से कोई नहीं बचेगा। सबकी मंजिल मौत है। वानिया ने बेसाख्ता अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। इसके बेजान कदमों में जिसे एकदम जान आई थी, वो भागती हुई अपनी कमरे की जानिब गई थी। मोहसिन, हमने जो जाल बुना है इसके बारे में ज़्यादा लोगों नहीं पता और पता चलना भी नहीं चाहिए। गद्दार हमारे बीच ही है। मोहसिन ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया था। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ, नाइल ने कहकर कमरे से बाहर गया था। इसके जाने के बाद मोहसिन ने अपना फ़ोन उठाया था। मैसेज टाइप करने के बाद इसने सेंड किया था। अब अपने भेजे गए मैसेज को देखकर इसके लबों पर मानी क़ैज़ मुस्कुराहट दर आई थी। दूसरी तरफ वानिया के कमरे में आते ही दरवाज़ा लॉक किया था। अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे वो मुसलसल गहरी गहरी सांस ले रही थी। आँखों से पानी किसी दरिया की तरह बहना शुरू हुआ था। उमर लबों से एक सिसके निकली थी, मेरा बेटा। अब वो भागते हुए हाजिम के पास गई थी। इसे गोद में उठाते अब वो दीवानावार इसे चूम रही थी। मेरा बेटा यतीम हो जाएगा। इसका दिल बुरी तरह कांपा था। इसके दिल ने इसे बगावत पर उकसाया था। वो बहक गई थी। शौहर बेटे की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आई थी। हाजिम को झूले में लिटाते वानिया ने फुर्ती से अपना फ़ोन उठाया था। वो कपकपाते हाथों से हातिम का नंबर डायल कर रही थी। फ़ोन उठाओ उमर। इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। वानिया इस्तराब में मज़ीद इजाफा हुआ था। प्लीज़ फ़ोन उठाओ। इधर उधर चक्कर लगाते हुए इसे कॉल पे कॉल कर रही थी। आखिरकार थक हार कर वानिया ने अब मैसेज किया था, सब जाल है उमर, प्लीज़ तुम कहीं मत जाना, ये सब भाई की प्लानिंग है। सेंड बटन पे हाथ रखते रखते वो रुकी थी। वो खुद पर जान छिड़कने वाले भाई के साथ गद्दारी कर रही थी। इसने एक बार नाइल के बारे में सोचा था, फिर इसकी नज़र अपने मासूम बेटे पर गई थी। एक सेकंड के अंदर अंदर इसने फैसला किया था। सही और गलत में से इसने गलत को चुना था। वो काफ़ी देर तक अपने की मैसेज को तकती रही। कारदार झाड़ियों से गुजरते अफक की मध्यम पड़ती रोशनी में कुछ लोग दबे पाँव इस जंगल से गुजर रहे थे। चेहरे पर नकाब जबकि हाथों में राइफल्स थे। इन लोगों की क़यादत एक तंदुरुस्त पतवाना मर्द कर रहा था, वही जिसकी आंखें भूरी और नीले रंग की इम्तिजाज की थी। वही जवान
का लीडर था। बदर और हारून भी इन लोगों में शामिल थे। आज एहतसाब का दिन था, हक और बातिल के वाज़े होने का दिन। मेरे 3 गिनते ही फायरिंग स्टार्ट करना, गंभीर लहजे में हुक्म सादिर करते हातिम ने गिनना शुरू किया। 1 2 3। इसके 3 गिनते ही फायरिंग शुरू हो चुकी थी। बिल्डिंग में मौजूद लोग फौरन अलर्ट हो हुए थे। अंदर से पुलिस, आर्मी अफराद भी फायरिंग शुरू की थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे? बदर बौखला गया था। इसकी मालूमात के हिसाब से यहाँ एजेंसी के कम लोग ही मौजूद थे, वो भी सादा कपड़ों में। इस बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर पर 5वीं कमरे के नीचे एक खुफिया जगह थी जहां एजेंसी वाले काम करते थे, मगर इतनी तादाद में पुलिस और आर्मी का यहाँ मौजूद होना खतरे की अलामत था। ये जाल है, भागो यहाँ से। हातिम की आवाज़ पर सब अलर्ट हुए थे। फायरिंग करते ही सब लोग पीछे हटे थे, मगर पीछे भी एक फौज थी। वो लोग चारों तरफ से घिरे हुए थे। ये सब किसने किया है? बदर गुस्से से पागल हुआ था। हारून और हातिम भी शौक थे। दोनों तरफ से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। बदर के आधे से ज़्यादा लोग मर चुके थे। हातिम भी अपना बचाव करने के लिए फायरिंग कर रहा था। बाबा, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। एक दरख्त की ओट में छुप कर वो गन से फायरिंग कर रहा था। राइफल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। वैसे भी वो लोग ज़्यादा तादाद में अपने आदमी नहीं लाए थे। बाबा, डैड, इस तरफ 2 ही आदमी हैं, मैं इन्हें मार देता हूँ, फिर हम यहाँ से भाग सकते हैं। हातिम ने अपनी पुश्त की तरफ देखते कहा था। हाँ, जल्दी करो। हारून की तो हालत ख़राब होती जा रही थी। इसे अपने पाकिस्तान आने पर शदीद अफसोस था। इसने आज तक जो भी खेल खेले वो दिमाग से खेले थे। जिस्मानी तौर पर वही कमज़ोर और डरपोक मर्द था। हातिम ने दबे पाँव कदम आगे बढ़ाते एक सिपाही को पीछे की जानिब से गर्दन से दबोचा था। इतने में ही दूसरे सिपाही ने इसकी पुष्ट पर हमला कर दिया था। हातिम ने इस शख्स का गला मरोड़े पिछले शख्स को पीछे से ही उठाकर पटका था। अब इसके सीने में गोलियां उतार कर बदर और हारून को लेकर वहां से निकला था। अब वो तीनों जंगल में भाग गए थे। शिट! थोड़ी दूर जाकर बदर चिल्लाया था, क्या हुआ बाबा? वो डिवाइस, वो खतरे में है। इन लोगों को उसकी जगह का पता चल गया है। बदर ने मोबाइल पर मैसेज देखते कहा था। क्या? हारून और हातिम दोनों ही चिल्ला उठे थे। हमें डिवाइस की जगह तब्दील करनी होगी, बदर फूले तनफुस के साथ कहा था। हारून, तुम जाओ और जाकर डिवाइस लेकर आओ। मैं अकेला? वो फौरन घबरा गया था। हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तुम चले जाओ ना। मुझे बाकी का डेटा सिक्योर करने जाना है। तुम जानते हो ना डिवाइस कहाँ है? इस बात पर हातिम चौंका था। आखिर इसके बाप को कैसे इल्म हो सकता था कि डिवाइस कहाँ है? मैं अकेला नहीं जाऊँगा। अगर मैं पकड़ा गया तो? वो निहायती बुज़दिल शख्स था। बाबा, आप मुझे बताएं वो डिवाइस कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। जहन में उठते सवालों को इसने फिलहाल दबा दिया था। ये वक्त ये सब सोचने का नहीं था। तुम्हें पता नहीं ये चलेगा बेटा। एक काम करो, हारून को साथ जाकर ले आओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हारून फौरन राजी हो गया था। मजीद एक भी लम्हा ज़ाय किए बगैर वो लोग अपने अपने रास्तों पर चल दिए थे। जंगल से बाहर निकलते बदर ने अभी सड़क पर कदम ही रखा था कि सामने मौजूद शख्स को देख इसे सांप सूंघ गया था। हाय बदर, गाड़ी के साथ टेक लगाए नाइल ने हाथ हिलाया था। भाग भाग कर थक गए होंगे, जूस पियोगे? जूस के कैन को रबों से लगाते इसने निहायती दोस्ताना अंदाज में ऑफर की थी। बदर की तो सिट्टी गुम हो गई थी। वो हाँपते वजूद के साथ अभी भागने के लिए मुड़ा ही था कि नाइल ने इसकी शर्ट को पीछे से दबोचते इसे सड़क पर धक्का दिया था। आज नहीं बदर, आज तो हिसाब का दिन है। नाइल ने इसे कॉलर से दबोचते खड़ा किया था। इससे पहले कि मजीद कुछ करता आर्मी फोर्स वहां तक पहुंच चुकी थी। नाइल फौरन बदर से दूर हटा था। शुक्रिया मिस्टर नाइल, आपने हमारी बहुत मदद की है। एक आर्मी ऑफिसर ने आगे बढ़कर नाइल से मुसाफा किया था। कैसी बात कर रहे हैं ऑफिसर? ये तो मेरा फर्ज है। इस मुल्क के शहरी होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। सर को हल्का सा खम दिए वो मुस्कुराया था। हम काफ़ी अरसे से इसके पीछे थे। इसके यहाँ होने की इत्तला देकर आपने हमारी बहुत मदद की। नाइल के लबों पर अब भी एक प्रोफेशनल ही मुस्कुराहट थी। ये संजीदगी और अंदाज इसकी शख्सियत का हिस्सा थे। थोड़ी देर मजीद बातचीत के बाद वो लोग बदर को अपने साथ ले गए थे। इनके जाने के बाद नाइल के लबों पर मुस्कुराहट सिमटी थी। आखिर ज़रूरत ही क्या थी आर्मी को इन्वॉल्व करने की? नाइल ने एक ज़ोरदार पंच शीशे पे मारा था। शीशे में एक साथ ही काफ़ी दरारें आ गई थी। तुम्हें तो मैं वापस हासिल करके ही रहूँगा। तुम्हारा हिसाब मैं खुद करूँगा बदर। सुर्ख खराशे आंखों में लिए गुर्राया था। ये जाल इसने ही बुना था। आर्मी और पुलिस को बदर के कुछ काले कारनामों के सबूत देकर नाइल ने इन्हें पकड़ना चाहा था। ये सब इसने एहतियाती तौर पर किया था। वो अपनी टीम को सामने इसलिए नहीं लेकर आया था कहीं किसी अनहोनी की सूरत में वो एक्सपोज ना हो जाए। इसकी शख्सियत एक राज थी। वो क्या था ये बहुत कम लोग जानते थे। इसे मैसेज करने के बाद वो काफ़ी दफ़ा हातिम को कॉल्स करती रही, मगर इसका फ़ोन
बन जा रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? परेशानी की वजह से इसकी जान निकलती जा रही थी। ए मेरे मालिक, मेरे भाई और शौहर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। गुस्सा से नाइल पर भी आया था। आखिर ज़रूरत ही क्या थी हातिम के पीछे जाने की? ये काम तो इसका नहीं था। मैं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती, कुछ करना होगा। अपने दिमाग पर जोर देते वो सोच रही थी। हाँ, वानिया फ़ौरन भाग कर लैपटॉप उठाया। अब वो हातिम की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नहीं हो पा रही थी। इसका फ़ोन कल से बंद था। आखिरी लोकेशन एयरपोर्ट की थी। अब क्या करूँ? साफ ज़ाहिर था कि इसने वानिया का मैसेज नहीं पढ़ा था। भाई की लोकेशन ट्रैक करती हूँ। वानिया ने लैपटॉप पर उंगली घुमाई थी। चंद ही मिनटों में नाइल की लोकेशन इसके सामने थी। अब वानिया को साशा को कॉल मिलाई थी। भाभी, क्या आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं? मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। हाजिम घर पर अकेला है। हाँ, क्यों नहीं। वानिया की कॉल काट कर अपना पर्स उठाया था। हारून और हातिम एक पुराने से घर के बाहर रुके थे। हातिम अब इसकी क़यादत में आगे बढ़ रहा था। स्टोर रूम के अंदर जाते ही हारून के ऐन वस्त में बैठकर लाइटर जलाया था। आग की तपिश की वजह से एक बटन थोड़ी देर में वाज़ेह हुआ था। हारून ने फ़ौरन इस पर हाथ रखा था। इस जगह को ज़मीन की 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। डैड, आप ये कैसे जानते हैं? भला आखिर वो सवाल को ज़बान पर ले ही आया था। तफसील से बताऊंगा बेटा, अभी वक्त नहीं है। इन लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले हमें निकलना है। हारून ने अंदर की जानिब छलांग लगाई थी। सर झटकते हातिम भी अंदर दाखिल हुआ था। खाली कमरे के बीचों बीच एक शीशे के डब्बे में वो डिवाइस रखी हुई थी। हारून ने आगे जाकर पासवर्ड डाला था। पासवर्ड डालते ही वो शीशे का केस खुल गया था। उठाओ इसे। हारून के कहने पर हातिम ने डिवाइस उठा ली थी। हारून ने जानबूझकर हातिम को ये करने के लिए कहा था, ताकि बिलफर्ज अगर कोई ऊंच नीच भी हो जाए तो वो इसे खुद कोई नुकसान न पहुंचे। डिवाइस हासिल करने के बाद वो दोनों ऊपर गए थे। हारून ने वो दरवाज़ा वापस बंद कर दिया था। चलो। अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे जा रहा था, जबकि हातिम खाली उस जहन की कैफियत में इसके पीछे। इसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था। स्टोर से बाहर निकलते ही हातिम का हाथ दीवार पर लगे एक स्विच पर लगा था। साथ लगा हुआ बम एक्टिवेट हो गया था। ये क्या किया तुमने बेवकूफ़? हारून बुरी तरह इस पर चिल्लाया था। डैड, मैं कोई भी सफाई देने से पहले ही दीवार में पड़ी भारी भरकम अलमारी हातिम के ऊपर गिरी थी। ये भी एक जाल ही था जो बदर ने बिछाया था कि कोई और इस डिवाइस को ना ले जा सके, मगर अब हातिम खुद इस जाल में फंस चुका था। हारून ने इस अलमारी को इसके ऊपर से हटाने की कोशिश की थी, मगर वो बहुत भारी थी। वो खुद भी कोशिश कर रहा था, मगर उठना मुमकिन नहीं था। इतने में बाहर गाड़ियों के चरचराने की आवाज़ आना शुरू हुई थी। तेज़ कदमों की चाप सुनते हारून बौखला गया था। वो लोग आ गए। हारून घबराते हुए उठ खड़ा हुआ था। डैड, प्लीज़ मेरी मदद करें, हातिम ने दर्द से कराहते हुए कहा था, जबकि हारून इसे नज़रअंदाज किए अब बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। बलाखिर इसे एक खिड़की मिल ही गई थी। इससे पहले वो खिड़की की जानिब लपकता हातिम ने इसका पैर पकड़ा था। डैड, प्लीज़ दूर हटो नालायक, किसी काम के नहीं हो तुम एक लूज़र थे और हमेशा रहोगे। अपना पैर झटकते वो तनफुर से गोया था। हातिम को इतनी तकलीफ इस अलमारी के गिरने से नहीं हुई थी जितनी हारून के लहजे से हुई थी। अब वो इसे छोड़कर खिड़की की जानिब बढ़ रहा था। डैड, मैं मर जाऊंगा। वो किराया था। तुम जैसी औलाद को तो मर ही जाना चाहिए। हातिम के अंदर एकदम बहुत कुछ टूटा था। जब सूफी के मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हारे मरने से कैसे पड़ेगा? आज इंकशाफात का दिन था। आंखों पर बंदी पट्टी एतबार की हटनी थी, बल्कि इसे मारने का ऑर्डर तो मैंने खुद दिया था। मेरी किस्मत की खराबी जो मुझे किसी काम की औलाद नहीं मिली। इस बेवकूफ़ ने मुझे नैना के साथ देख लिया था और चली थी अपने नाम निहाज शोहर को बताने। और तुम्हारी वो बेवकूफ़ माँ कहती है कि मेरे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करवाएगी। मैंने इसे ही ऊपर पहुंचा दिया। अब तुम भी मर जाओ। हारून खिड़की से बाहर कूदा था, जबकि इसके अल्फाज की कड़वाहट अभी भी हातिम के कानों में घुल रही थी। इसके बाएं आंख से आंसू बहकर नीचे ज़मीन पर गिरा था। वो बेयकीनी के आलम में वही पड़ा था। अब इसने उठने की कोशिश भी छोड़ दी थी। हातिम अंदर दाखिल होते ही नाइल की पहली नज़र हातिम पर गई थी। हटाओ इसे। अपने एक साथी की मदद से इसने हातिम के ऊपर से वो अलमारी हटाई थी। वो बेहिस वो हरकत अब भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। आसपास क्या हो रहा था इसे कोई खबर नहीं थी। सारे घर की अच्छी से तलाशी लो। इसने अपने आदमियों को हुक्म सादिर किया था, ये ड्रामा बंद करो और उठो, तुम पकड़े जा चुके हो। नाइल ने इसे हाथ लगाया था, मगर जिस्म ने कोई हरकत नहीं की थी। आंखें खुली थी, मगर जिस्म बेजान था। तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूँगा? ये छोटी सी अलमारी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। नाइल ने इसे एक बार फिर हाथ लगाया था। वो डिवाइस कहाँ है हातिम? और हारून वो कहाँ है? जो जवाब अब भी निदार था। हातिम उठो। नाइल ने इसे बाजू से पकड़ कर बिठाया था। तभी इसकी नज़र दीवार पर लगे बम पर गई थी। बम पर टाइमर लगा हुआ था। अगले 10 मिनट पर बम ब्लास्ट हो जाना था। या अल्लाह! इसने फ़ौरन अपने तमाम आदमियों को इकट्ठा करके बाहर जाने को कहा था। तुम्हें मरने का बहुत शौक है। वह एक बार हातिम से मुखातिब हुआ था, मगर वह दीवार के साथ टेक लगाए बेसुध पड़ा था।
हातिम चलो। नाइल ने इसे कॉलर से पकड़कर खड़ा किया था। अब वो इसे घसीट कर बाहर ले जा रहा था। वो भी बेहिस व हरकत इसके साथ चल रहा था। इसे हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में बिठाओ। भागना नहीं चाहिए। मैं नहीं भागूंगा। ये पहला जुमला था जो इसने अदा किया था। जहाँ ले जाना है ले जाओ, जो दिल करता है वो करो। वो सपाट चेहरा लिए गोया हुआ था। ये कौन सा नया प्लान है तुम्हारा? कौन हातिम? वो अजीब तरह से हंसा था और फिर हंसता ही चला गया था। मैं हातिम नहीं हूँ। हातिम को हकीम कहते हैं, मगर मैं तो एक लूजर हूँ। बस अब की बार इसका कह कहा और बुलंद हुआ था। नाइल समझ नहीं सका था वो रो रहा है या हंस रहा है। तुम ठीक हो? वो पूछने पर मजबूर हो गया था। हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डाले मुझे, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। और अगर मैंने भागने का इरादा कर ले तो किसी का बाप भी मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। खूंखा निगाहें नाइल के चेहरे पर जमाए वह अजीब तरह से गोया था। नाइल ने गहरी सांस अंदर की जानिब खींची। वो बिल्कुल ठीक था। इसे गाड़ी में बिठाते नाइल के एक आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की थी। हारून कहाँ है हातिम? नाइल ने एक बार फिर पूछा था, जबकि हातिम वापस से खामोशी का लिबादा ओढ़ लिया था। वो डिवाइस हारून के पास है। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? नाइल झुंझुलाया था। हातिम खामोश बंजर निगाहों से बाहर गुजरते दरख्तों को देख रहा था। जमरद के दरख्त लहला रहे थे। पत्तों की डालियां झूम झूम कर माहौल को खुशगवार और खनक बना रही थी, मगर गाड़ी के अंदर बैठा वजूद आग की भट्टी में जल रहा था। किस ने इसे नहीं समझाया था, मगर इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, एतबार की पट्टी, खूनी रिश्तों की एतबार की पट्टी। यहाँ कर तो इसने शिकस्त खाई थी। नाइल ने भी तो अपने रिश्तों पर एतबार किया था और हातिम ने भी वही किया था। नाइल की गलती ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही पछतावा, मगर हातिम वो तो बिल्कुल टूट गया था। सालों पहले 15 साल नौजवान अपने वतन और दोस्त जैसे भाई से बदगुमान होकर गुनाहों के दलदल में जा फंसा था, और सालों बाद जो इंकिशाफ इस पर हुआ था वो इसे अंदर से ख़त्म कर गया था। गाड़ी क्यों रोक दी? सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुकते नाइल ने फिक्रमंदी से पूछा था। शायद टायर पंचर हो गया, इस आदमी ने डरते डरते कहा था, जिस पर नाइल ने इसे खूंखार निगाहों से देखा था। वो आदमी फुर्ती से गाड़ी से निकलता अब टायर तब्दील कर रहा था। आगे और पीछे मौजूद गाड़ी अभी रुक चुकी थी और कितनी देर लगेगी? नाइल को शदीद तैश की हालत में बाहर निकला था। तकरीबन कोई 10-15 सेकंड का दौरानिया था। हातिम गाड़ी से फरार हो चुका था। पकड़ो इसे। नाइल ने अपने आदमियों से इसका पीछे जाने को कहा था। तभी एक और गाड़ी वहां आके रुकी थी। इस गाड़ी में बदर को पकड़ के रखा था। चंद मिनटों में बदर को इसने कैसे हासिल किया था ये सिर्फ नाइल अफंदी ही जानता था। इस पर नजर रखो। अपने 2 आदमियों को इसके पास छोड़कर वो हातिम के पीछे गया था। हातिम जंगल में कहीं गुम हो गया था। नाइल और इसके आदमी इसके पीछे गए थे। हातिम, नाइल इसे पुकारता हुआ आगे बढ़ रहा था। तुम बच नहीं सकते, बिला वजह की कोशिश मत करो। नाइल ने चारों तरफ नजर घुमाई थी। अचानक ही किसी कदमों की चाप इसके कानों से टकराई थी। हातिम वो भागता हुआ इसकी सिमत कहता, रुक जाओ हातिम। नाइल ने गन निकाल कर लोड की थी। हातिम की इसकी जानिब पुश थी। वो एड़ियों के बल इसकी जानिब घुमा था। आप मुझे नहीं मार सकते, आपको वो डिवाइस चाहिए। वो हंसा था। हाँ मुझे वो चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। ऐसा है तो फिर ठीक है। फुर्ती से पैरों की जानिब झुके हातिम ने अपनी गन निकाली थी। आज तक कभी हाथ नहीं उठाया मैंने आप पर, लेकिन आज गोली जरूर चलेगी साले साहब। आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे पे गन ताने खड़े थे। तुम आखिर समझते क्यों नहीं हो? आखिर क्यों तुम्हें सच नहीं दिखता? नाइल बेबसी से चिल्लाया था। तब तक इसके आदमी बदर को लेकर वहां पहुंच चुके थे। ये नाइल का ही हुक्म था। इस शख्स ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे खानदान की बर्बादी के पीछे मैं नहीं हूं, जानता हो। हातिम की बात पर नाइल और बदर दोनों चौंके थे। मेरे खानदान की बर्बादी के पीछे मेरा अपना बाप है। मेरी बहन, मेरी माँ को उसने मार दिया। बदर के गले में गुलटी उभरी थी। इसे अब तशवीश होने लगी थी कि आखिर हातिम ये सब कैसे जानता था। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मौत के मुंह में अकेला छोड़कर भाग गए और जाने से पहले अपने हर गुनाह का एतराफ़ करके मेरे कंधों का बोझ बढ़ा दिया। बदर ने सख्ती से आंखें मीची थी। हारून से इसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी और वो इसकी उम्मीद पर पूरा उतरा था। हातिम की आवाज़ में कपकपाहट और नमी दोनों थी। नाइल को एक लम्हे के लिए अफसोस हुआ था, मगर ये तो एक दिन होना ही था। वो अब हातिम के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हातिम, मुझे डिवाइस दे दो। अब जब तुम सच जान ही चुके हो तो फिर ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, इसे मत गंवाओ। कैसा मौका? मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं बचा। तो फिर दे दो ना मुझे डिवाइस। क्यों दूं? इसमें मेरा क्या फ़ायदा? वो बेहिसी से गोया हुआ था। आप लोग मुझे कैद कर लेंगे और फिर उम्र कैद या फांसी मेरा मुकद्दर बनेगी। इसकी आवाज़ में खौफ था। हातिम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सज़ा मिले, बस तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना है। नाइल ने मोहताद अंदाज में कदम आगे बढ़ाए थे। आगे कदम मत बढ़ाइए, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। हातिम
ने कदम पीछे हटाते गन अपने सर पर रखी थी। हातिम, ये क्या बेवकूफ़ी है, नाइल गुस्से से चीखा था। सारी जिंदगी पछतावे में रहने से बेहतर है कि मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँ। वो अपनी समझबूझ खोता जा रहा था। हारून ने इसके दिमाग को शदीद किस्म का धचका दिया था। हातिम, पागल मत बनो। क्या तुम अपनी किए गुनाहों का कफारा नहीं अदा करना चाहते? याद करो अपने सारे गुनाह। कितने मासूम लोगों की जान ली तुमने, कितने मासूम खानदानों को तबाह किया तुमने। हातिम, वो डिवाइस मुझे दे दो ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो, मैं इन मुजरिमों को पकड़ सकूं जो मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। नाइल इसे समझाते हुए कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। नहीं डेविड, इसकी बात मत सुनना। हारून ने बेशक तुम्हें धोखा दिया, मगर मैंने तुम्हें पाला है ना। याद करो इंजील मुकद्दस के अहकामात। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो गलत लोगों को इस दुनिया से खत्म किया है, हमने तो दुनिया को पाक किया है। बदर ने इसे एक बार फिर भटकाने की कोशिश की थी। वो डिवाइस तुम नहीं दोगे, वो हमारे सालों की मेहनत है, ये तुम ये नहीं करोगे। हातिम ने एक नज़र नाइल को देखा और दूसरी नज़र बदर को। दोनों का चेहरा एक लम्हे के लिए धुंधलाया था। हातिम, अगर तुम वो डिवाइस मुझे नहीं दी तो मैं बदर को मार दूंगा। नाइल ने एक और हरबा अपनाया था। नहीं, बाबा को नहीं मारना। हातिम फौरन घबरा गया था। बदर की इसकी नज़र में बहुत इज्जत थी। वो इसे बाप का दर्जा देता था। डेविड ये बकवास कर रहा है। जब तक डिवाइस तुम्हारे पास है ये तुम्हें और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस कर दे। आप लोग मुझे पागल कर देंगे। मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। जब मैं ही नहीं बचूंगा तो कैसी डिवाइस और कैसा सच कनपट्टी पे रखी गन पर अब इसने गिरफ्त मजबूत कर ली थी। उमर, ट्रिगर पर रखा हाथ एक लम्हे के लिए ढीला पड़ा था। आसमान में उड़ते परिंदे रुक से गए थे। दरख्तों के पत्तों ने हरकत करना छोड़ दी थी। समंदर के पुरानी से लेकर सैयारों की गर्दिश तक सब सही मायने में रुक गया था। नैन, हातिम के लब आहिस्तगी से हिले थे। उमर, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे साथ ये मत करो। तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज़ उमर। वो भागती हुई इस तक आई थी। वानिया, आप यहाँ क्या कर रही है? नाइल के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वानिया यहाँ आ जाएगी। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, गन रख दो। वो बेबस सी इसके चंद कदम से दूर खड़ी थी। हातिम, वानिया के बारे में सोचो, कुछ गलत मत करना। तुम बस वो डिवाइस मुझे दे दो, मुझे बता दो कि वो कहाँ है। नाइल के दिमाग में ने एक और प्लान तरतीब दिया था। अब वो हातिम को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। भाई जो कह रहे इन्हें दे दो उमर, हम कहीं दूर चले जाएंगे, तुम, मैं और हमारा बेटा। बेटा? वो बेयकीनी से पुकार उठा था। हाँ हातिम, हमारा बेटा, हमारा खून। वानिया मजीद 2 कदम चल कर इसके करीब गई थी। मैं एक अच्छा बाप कैसे बन सकता हूँ? मैं तो हारून की औलाद हूँ, मैं तो एक अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। मुसलसिल नफ़ी में सर हिला तो अब वो पीछे की जानिब बढ़ रहा था। तुम एक अच्छे इंसान हो उमर, तुम मेरे उम्र हो, नैन की उम्र। मैंने तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारा है, मुझे पता है मेरा उम्र बहुत अच्छा है। नहीं नैन, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे बुरा ही रहने दो, मुझे अच्छा नहीं बनना। मैं सारी ज़िंदगी पछतावा में नहीं गुजार सकता। वो मुसलसिल पीछे की जानिब कदम उठाता जा रहा था। पीछे एक बहुत ऊंची पहाड़ी नुमा जगह थी, नीचे गिरने पर बच पाना नामुमकिन था। उमर प्लीज़ मेरे लिए, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, तुम तौबा कर लो और इस्लाम कबूल कर लो। मैं तामुर तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ। जब तक तुम्हारी सज़ा ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों की बातचीत में नाइल ने कोई मदाखलत नहीं की थी। अगर हातिम ऐसे नहीं मान रहा था तो क्या पता वानिया की बातें कुछ असर कर जाती। मैं ये नहीं कर सकता, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छी हो नैन, और मुझे यकीन है तुम हमारे बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करोगी। मुझे माफ़ कर दो नैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पहाड़ी के आखिरी सिरे पर खड़ा वो रो कर इससे माफ़ी मांग रहा था। अलविदा नैन, अलविदा। हातिम ने नीचे छलांग लगाई थी। उमर, वो शदीद शौक की हालत में खड़ी चिल्लाई थी। हातिम! नाइल खुद शौक में था। हातिम कूद जाएगा ये इसके वहम गुमान में भी नहीं था। उमर, वो भागती हुई आगे गई थी। वानिया क्या कर रही है आप? नाइल ने आगे जाकर इसे संभालना चाहा। भाई छोड़ दे मुझे, इसका बस चलता तो वो भी उमर के साथ कूद जाती। मुझे जाने दे भाई, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वो मुसलसिल मज़ाहमतें करती नाइल की गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। इसकी आंखों के सामने हातिम ने छलांग लगाई थी। ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। ये तुमने क्या कर दिया डेविड? जहाँ बदर को अफसोस था वहीं वो खुश भी था कि नाइल के हाथ डिवाइस नहीं लगी थी। बंजर वीरान आंखों से वो ठंडे फर्श पर बैठी ज़मीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो हड़बड़ा कर उठी थी। बेटा, वानिया बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रही? कल से कुछ नहीं खाया आपने? नाइल ने खाने की ट्रे बिस्तर पर रखी थी। अब वो चलकर वानिया की जानिब गया था। इसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी। वो मिला?
कौन से अस्पताल में है? लड़खड़ाती आवाज़ के साथ नाइल के करीब गई थी। मेरी जान, खाना खा लीजिए, हाजिम का ही सोच लें, इसे आपकी ज़रूरत है। नाइल ने इसके दोनों गालों पर हाथ रखते इसे समझाना चाहा था। वो मर गया क्या? वो अपनी हवास खोती जा रही थी। भाई अगर वो मर गया तो मुझे बता दीजिए, मैं सब्र कर लूँगी। मुझे बताइए इसकी लाश मिली? वो ही जानती थी कि इसने ये अल्फाज कैसे अदा किए थे। नाइल ने नफ़ी में सर हिलाया था। इसका मतलब वो जिंदा है ना? वानिया की आंखें चमकी थी। बच्चे इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा बचना नामुमकिन है। दो तीन दिन में लाश मिल जाएगी। नाइल ने साफ गोई से काम लिया था। वानिया को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था। भाई आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? अपने गाल पर रखा नाइल का हाथ वो थामते वो सिसके थी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अपनी जान से बहुत प्यार करता हूँ। भाई अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप मुझे देंगे? आंखों में इल्ते जाती। मेरा सब कुछ आपका ही तो है। नाइल ने प्यार से इसके बाल चलाए थे। आप वादा करें, मैं जो कहूँगी आप वो करेंगे। बच्चों की तरह इसके सामने हथेली फैलाते वानिया ने दूसरे हाथ से सख्ती से इसका बाजू पकड़ा था। वादा करता हूँ। नाइल ने इसकी हथेली पर अपना हाथ रखा था। जब इसकी लाश मिल जाएगी तो आप प्लीज़ इसका जनाजा पढ़ा दीजिएगा। इसकी लाश को लावारिसों की तरह कहीं मत फेंकिएगा प्लीज़। भाई वो इसके कदमों में गिरी थी। हो सकता है कि इसने मरने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया हो, इसे अपने किए पे पछतावा हो। मेरा दिल कहता है वो मुसलमान होकर मरा है। इसके जूतों पर हाथ रखे वो गिड़गिड़ा रही थी। नाइल के लिए इससे ज़्यादा बेबसी का मकाम और कोई नहीं था कि इसकी फूलों जैसी लाडली बहन जो इसके सर का ताज थी, वो आज इसके कदमों में गिरी भीख मांग रही थी। वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। ये क्या कर रही हैं आप? उठे। नाइल ने इसे फौरन उठाया था। भाई प्लीज़ इसे लावारिसों की तरह ना छोड़िएगा। प्लीज़ इसका जनाजा पढ़ा दीजिएगा। प्लीज़ इसे इज्जत से दफना दीजिएगा। और वो धाड़े मार मार कर रोती थी। वानिया, नाइल ने इसे सख्ती से खुद में भींचा था। भाई प्लीज़ वादा करें। मैं वादा करता हूँ। आंखों में उमड़ती नमी को छुपाते नाइल ने वानिया के सर पे बोसा दिया था। लेकिन फिर आपको मेरी भी बात माननी होगी, आपको खाना खाना होगा। नाइल ने इसे बिस्तर पर बिठाया था। अब उसके लिए खाना निकाल रहा था। वानिया का दुख बहुत बड़ा था। इस सब से निकलने के लिए इसे वक्त दरकार था। रब्बुल आलमीन का मानी समझना बेहद ज़रूरी है। अगर हम थोड़ी सी बारीक पीनी से मुताला करें तो यह आयत गौर व फिक्र की है। ऑडिटोरियम में खड़ी हज़ारे मजमू में वो पुरएतमाद लहजे में बोल रही थी। आज इसे बिलखुसूस यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया था। सियाह रंग की चादर अपने गिद्ध लपेटे, सर पर दुपट्टा ओढ़े, वो अपनी आवाज़ का जादू वहाँ मौजूद सब अफराद पर बिखेर रही थी। इसकी बातों में असर था। इसके दलाइल बहुत मुनफरिद और अक्ल को दंग कर देने वाले थे। हम सब जानते हैं कि रब से मुराद अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ बात आलमीन पर आकर रुक जाती है। आलिम तो खुद जमा है, तो फिर आलमीन का लफ्ज़ यहाँ क्यों आया? यहाँ क्योंकि तमाम जहानों के रब का जिक्र है। वो सांस लेने को रुकी थी, जबकि वहाँ मौजूद हर नज़र ही इसके चेहरे पर जमी थी। हर कोई इसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ अगर हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या और भी आलम मौजूद है? क्या इस जहान के अलावा और भी जहान है? सुनहरी आंखें ने वहाँ मौजूद हर शख्स पर एक नज़र घुमाई थी। तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक बार फिर सांस लेने का वक्फा आया था। हर चेहरे मुस्तरिब नज़र आ रहा था। उलमा की अक्सरियत का इत्तेफाक इस बात पर है कि यहाँ आलमीन से मुराद हर मखलूक का आलम है। जैसे इंसानों का जहाँ और है, नबातात का और है, परिंदों का और है और जानवरों का और है। यानी हर मखलूक अपना एक जहान है। वो रब्बुल इज़्ज़त हर जहान का मालिक है। हम इंसान हैं और हमारी अक्ल महदूद है। और ये किताब वो सत की किताब है। इसकी हर आयत एक पहेली है। हर आयत में हज़ारों चीज़ें छुपी हुई है जिसे गौर व फिक्र करके ही समझा जा सकता है। शुक्रिया। अपनी तकरीर का इख्तिताम पर वो मदहम सा मुस्कुराई थी। हाँ, वो मुस्कुराई थी। ये मुस्कुराहट ज़रूरत थी। चाहे ज़िंदगी में जितने भी कर्ब हों, मगर इंसान को मुस्कुराना पड़ता है। ये रस्म दुनिया, इसे हर हाल में निभाना पड़ता है। तुमने तो कमाल कर दिया लड़की। ऑडिटोरियम के बाहर खड़े अब वो दोनों बातें कर रही थी। आमना ने इसे दाद पेश की थी। जवाबन वो फीका सा मुस्कुरा दी थी। वानिया को आज दूसरी दफ़ा लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। पहली दफ़ा आमना के इसरार पर वो सिर्फ चंद ही जुमले बोल पाई थी, मगर इसकी आवाज़ का बिखरता जादू वहाँ के प्रोफेसर्स को इसे दोबारा मदऊ करने पर मजबूर कर गया था। तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए वानिया, आमना ने बहुत मोहब्बत से इसे समझाया था। मैं सोच रही हूँ इस बारे में। कुछ देर मज़ीद बातचीत के बाद वो अपने घर की जानिब रवाना हुई थी। इन चंद महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। वानिया अफंदी अब वो
पहली वाली वानिया नहीं रही थी। इसने सब्र और शुक्र करना सीख लिया था। इसके लहजे में नरमी और ठहराव आ चुका था। इसकी ड्रेसिंग भी तब्दील हो चुकी थी। वो कोशिश कर रही थी और इस दीन को अपनाने की। हर कोई एक ही दम इस्लाम पर पूरी तरह अमल पैरा नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा करते वो बेहद खुश नसीब और सआदत होते हैं, मगर कुछ लोगों को वक्त लगता है। अल्लाह पाक से ताल्लुक़ जोड़ने में इन्हें वक्त दरकार होता है। तंग तो नहीं किया हाजिम ने? वह अभी बीच रास्ते में ही थी जब इसे हाजिम की फिक्र सताने लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, हम साथ बहुत खुश हैं। स्पीकर से नाइल की आवाज़ गूंजी थी। मुझे आयजा की तरफ भी जाना है, थोड़ा वक्त लग जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम दोनों बहुत खुश हैं। अब वो किस किस्म की खुशी की बात कर रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। चलिए ठीक है, वानिया ने मुतमईन होकर फ़ोन रख दिया था। अब कौन बचाएगा? नाइल ने छोटे से हाजिम को घूरा था जो कि मुसलसल खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था। टेरिस पर मौजूद कुर्सी पर नाइल साहब बड़े शहाना अंदाज में बैठे थे जबकि टांगे मेज़ पर फैलाई हुई थी। हाजिम बेचारा मेज़ के आखिरी सिरे पर बैठा हुआ था। इसके दोनों हाथ भी बंधे हुए थे और पैर भी। नाइल अफंदी को आंखें दिखाने का यही अंजाम होता है। नाइल ने इसे चिढ़ाया था, जिस पर हाजिम ने नन्ही पेशानी पर बल डाले से खूंखार निगाहों से घूरा था। हाजिम, इसने अभी टेरिस पर आई थी और सामने का मंजर देखकर इसके दिल की धड़कनें बस रुकने के करीब थी। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने ने फौरन से हाजिम के हाथ पैर खोले थे। अगर ये यहाँ से गिर जाता तो सर सीधा नीचे ज़मीन पर लगना था। इसने फूले तनफ्फुस के साथ नाइल को घूरा था। तुम्हें कितनी दफ़े समझाए सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो, लेकिन बात तुम्हारी अकल में नहीं आती। वो बरहम हुआ था। हाँ, नहीं आती। हाजिम को नीचे उतारने के बाद वो पेट पर हाथ रखे बमुश्किल कुर्सी पर बैठी थी। इसकी प्रेगनेंसी को 8वां महीना था और नाइल काफ़ी हद तक सुधर चुका था। वो अब स्नेहा को बहुत कम ही तंग करता था, इसलिए वो अब शेर होती जा रही थी। लेकिन वो बेचारी इस बात से अनजान थी कि इस पर यह ख़ास और करम सिर्फ बच्चे की पैदाइश तक है। क्या कहा डॉक्टर ने? कल इसे नाइल के साथ डॉक्टर के यहाँ जाना था, मगर किसी मसरूफियत के बाइस वो जा नहीं सका था, लिहाजा वो साशा के साथ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा शौहर तो है ही पागल, पता नहीं तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा। इन चंद महीनों में इसे गिन गिन कर बदले ले रही थी। जितने तंज के तीर नाइल ने आज तक इस पर बरसाए थे, जितने तो ना सही, मगर कम से कम 10% तो बरसा ही रही थी। क्या मतलब बच्चे? सिर्फ एक बच्चा बस। नाइल ने फौरन हाथ खड़े किए थे। एक से ज़्यादा क्यों नहीं? मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, इतना काफ़ी है। अब मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझ शरीफ इंसान पर रहम करते हुए मुझे एक मासूम और फरिश्ता सिफत बेटी से नवाजेगा। आमीन। वो इसके अंदाज पर हंसती थी। वैसे डॉक्टर ने बताया नहीं कि बेटा है या बेटी। कुछ मुश्किलात के बायस ये पता लगाना पहले थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर नाइल ने भी इनकार कर दिया था कि इसे जानने का इश्तियाक नहीं, मगर आज फिर ख्वाहिश जागी थी। बताया तो है डॉक्टर ने। स्नेहा का चेहरा शर्म से गुलाल हुआ था। अभी नहीं, बहुत पहले। वो नज़रें झुका गई थी। क्या? वो हैरत से चिल्ला उठा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप यहाँ पर थे ही नहीं। वो 2 दिन पहले ही यहाँ आया था। वजह स्नेहा की हालत थी, वरना पिछले 2 माह से वो मुल्क से बाहर था। फ़ोन पे बता देती। खैर छोड़ो ये सब। बेटी है ना, वो उम्मीद से गोया हुआ था। आपने सारी शॉपिंग बेबी गर्ल की है, अब आप सारी शॉपिंग बेबी बॉय की करेंगे। वो अब इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मतलब बेटा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे खुद ही सीधा कर लूँगा। इसने हाजिम को गोद में बिठाते कहा था। डॉक्टर ने कहा है जो भी खिलौने या सामान लेना है वो एक जैसे 2 लेने हैं। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो ठहर कर बोली थी। 2 क्यों लेने हैं? डॉक्टर का दिमाग चल गया है? वो कहते कहते रुका था। अचानक ही एक ज़ोरदार करंट इसके पूरे जिस्म से गुजरा था। नाइल ने बेयकीनी से स्नेहा की तरफ देखा था। 2। नाइल ने अपनी दोनों उंगलियां उठाकर इससे पूछा था। जवाबन स्नेहा ने शर्मा का इस्बात में सर हिलाया था। सच में 2। नाइल के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई थी। 1 2 3 4 5, पूरे 5। वो उंगलियों की मदद से गिन रहा था। 5 नहीं 2। स्नेहा ने इस्लाह की थी। ये नमूना तुम्हें नहीं दिख रहा था? वो उल्टा इस पर बिगड़ा था। तो 3 हुए ना? दोनों खाविंद बेगम मिलकर बच्चों की गिनती कर रहे थे जिन्हें इन्हें पालना था। यार तुम चुप कर जाओ, मुझे पहले ही बहुत टेंशन है। नाइल ने अपनी पेशानी को छूकर फिक्रमंदी से कहा था। नाइल, बच्चे अल्लाह की रहमत होते हैं। स्नेहा ने इसे बताना ज़रूरी समझा था। हाँ बिल्कुल होते हैं, मगर मैं जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था। गोद में बैठे हाजिम ने नाइल के हाथ पर अपने दांत काट दिए थे। वो अभी दांत निकालना शुरू हुआ था और पहला शिकार इसने नाइल को ही बनाया था। तेरी ऐसी की तैसी। नाइल ने हाजिम को उठाकर अपनी टांगों पर बिठाया था। दिखाई नहीं दे रहा हम दोनों मियाँ बीवी कितनी अहम बात कर रहे हैं? दरमियान में दांत अड़ाना ज़रूरी है। इसके दोनों हाथों को अपने गिरफ्त में लेते नाइल ने इसे डपटा था। किस गुनाह की सज़ा हो तुम? हाँ,
नाइल ने दोनों उंगलियों की मदद से इसकी गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा था। हाजिम की आंखें पल में पानी से भरी थी। फिर कानों को चीर देने वाली वो सायरन बजा था कि इंसान तो इंसान, परिंदों ने भी पनाह मांगी थी। नाइल, आपके साथ मसला क्या है आखिर? कुर्सी से उठते स्नेहा ने हाजिम को गोद में उठाया था। ये तुम क्या कर रही हो? आपको इतनी फिक्र होती है ना तो इस तरह से ना रुलाते। अब वो मुसलसल हाजिम को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा बाबा रोते हुए मुसलसल बोल रहा था। नाइल के दिल को एक लम्हे के लिए कुछ हुआ था। इसने फौरन से स्नेहा को हाजिम से लिया था। बस बाबा की जान बस। इसे अपने कंधे से लगाकर अब वो इसे चुप करवा रहा था। यहाँ मारा है बाबा ने। नायल ने इसके दाएं गाल पर बोसा दिया था। सायरन एकदम बंद हो गया था। मेरे बेटे को कहाँ दर्द है? अब वो बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। हाजिम ने एक शिकायती नज़र नायल पर डाली थी। फिर इसने अपना नन्हा हाथ दूसरे गाल पर रखा था। नायल एक लम्हे के लिए ठटका था। फिर मुस्कुराकर इसने दूसरी गाल पर भी बोसा दिया था। अब हाजिम ने अपने बाजू पर उंगली रखी थी। नायल ने सर झटक कर वहाँ भी प्यार किया था। दिमाग इसका तब घुमा था जब हाजिम साहब ने अपने दूसरे बाजू पर भी अपनी नन्ही उंगली रखी थी। बस करते ड्रामेबाज। वह अपने लब रखते नायल ने इसे सख्त घुरी से नवाजा था। वो मुंह बिसोर पर दोबारा इसके कंधे से लग गया था। बाबा, इसकी कॉलर को सख्ती से पकड़े हाजिम ने बहुत लाड से कहा था। बाबा की जान जो भी था, नायल को हाजिम बहुत अजीज था। वो दोनों ही एक जैसे थे, बल्कि हाजिम साहब इससे भी आगे थे। लोग गलतियां करके इसके हाथों से सजा पाते थे, मगर हाजिम को हमेशा प्यार मिलता था। वो जानता था इसे नायल की तवज्जो और प्यार कैसे हासिल करना है। नायल, हाजिम की नाक बिल्कुल मेरी जैसी है। स्नेहा ने मोहब्बत पाश निगाहों से हाजिम को देखा था। ठीक कह रही हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह छोटी और पिचकी हुई। नायल, स्नेहा ने एहतिजाज किया था। मजाक कर रहा हूँ, तुम स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस देकर वो कहता था कि स्ट्रेस मत लो। वैसे एक बात बताओ, ये नाक असली है ना? मेरा मतलब है कहीं कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं करवाई हुई? वो आजकल लड़कियां करवाती है ना चेहरे की सर्जरी। तुम सच सच बताओ, कहीं ये हसीन चेहरा महज धोखा तो नहीं? एक हाथ हाजिम को उठाए, इसने दूसरा हाथ से स्नेहा के गिर्द फैलाया था। अब वो इससे अपने साथ लिए बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ रहा था। यानी आप मान रहे हैं कि मैं हसीन हूँ? नायल के साथ रहते रहते वो भी दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, वो बड़ी बुरी तरह से गड़बड़ा गया था। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसकी बातों को इस तरह पकड़ लेगी। वानिया मेरी जान, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप सारी ज़िंदगी अकेली नहीं रह सकती। वो दोनों बिस्तर पर बैठे हुए थे और नायल मुसलसल से समझा रहा था। भाई, मैं अकेली नहीं हूँ, हाजिम मेरे साथ है। बेटा, एक दफ़ा मिल लेने में कोई हर्ज नहीं। भाई, मैं उम्र के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती, शाहीन के बारे में भी नहीं। वानिया ने नजर उठाकर नायल को देखा था। एक बार मिल लीजिएगा, फिर आप जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। नायल ने इसके सर पर हाथ रखते उठा था। मिल लूंगी, मगर मेरा फैसला अटल है। मुझे अब किसी शाहीन में कोई दिलचस्पी नहीं रही। दरवाजे के पास नायल के कदम रुके थे। मैं आपके फैसले का एहतराम करूंगा, वह कहकर रुका नहीं था। कावर की किरणें आतिश की मानिंद जमीन पर पड़ रही थी। काले रंग की जीप तेज रफ्तार से सुनसान सड़क से गुजर रही थी। सड़क के किनारे क़िज़ा के सूखे पत्ते साहिल समंदर पे मौजूद मोतियों के मानिंद बिखरे पड़े थे। काली जीप में काफ़ी सारे आदमियों के बीच बैठा वो शख्स फिक्र फरदा था। इसके साथ क्या होने वाला था, ये सोचकर इसकी रूह कांप रही थी। अचानक ही जीप की चटचटाने की आवाज़ वहां मौजूद सबके कानों में गूंजी थी। जीप एक झटके से रुक चुकी थी। फायरिंग की आवाज़ से सब अलर्ट हुए थे। जीप में बैठे हुए शख्स अब बाहर आए थे। 5 लोगों ने इन्हें घेरा हुआ था। इन लोगों ने जवाबन अपनी गन्स निकाल के फायरिंग स्टार्ट की थी। दोनों तरफ अब पुरजोर मुकाबला चल रहा था। जीप में बैठा वो शख्स सरासीमा सा होता इर्द गिर्द नजरें घुमा रहा था। इतने में एक शख्स इस तक आया था जिसके चेहरे पर नकाब था। अब वो इसे हथकड़ियों से आज़ाद करवा रहा था। कौन हो तुम? नकाब पोश ने अपना नकाब हटाया था। बदर की आंखें खुली की खुली रह गई थी। डेविड, इसके लब हिले थे। मैं आपको लेने आया हूँ बाबा, चले। बदर को लेकर वो वहाँ से भागा था। वो दोनों थोड़ा आगे जाकर एक गाड़ी में बैठे थे। हातिम ने फौरन से गाड़ी भगाई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा बेटा जिंदा है। खुशी के मारे बदर की आंखें छलकने लगी थी। मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकता बाबा, मेरी परवाज़ बहुत ऊंची है। सड़क पर नजरें जमाया वो मुस्कुराया था। काफ़ी दूर जाते एक घर के करीब गाड़ी रुकी थी। चले बाबा, यहाँ बिल्कुल महफूज रहेंगे, कोई आप तक नहीं पहुँच सकता। वो इसे बाहर मौजूद छोटे से डेयरी फार्म में होते हुए अंदर तय खाने में ले गया। तुम बच कैसे गए? मैं इसकी गिर्द कुर्सी पर बैठते बदर ने इश्तियाक से पूछा था। बस बाबा, खुदावंद की खास इनायत है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं भी। वो पास पड़ी
کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ یہ ڈیوائسز کیسے کھولنی ہے۔ کون سی ڈیوائسز بابا؟ وہ جو نائل کے پاس ہے۔ کہیں آپ ان کی بات تو نہیں کر رہے؟ حاتم نے اپنی ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ یہ تمہارے پاس؟ بدر کو تو خوشی کی مارے سانس ہی نہیں آئی تھی۔ اتنے مہینوں سے میں یہی تو کر رہا تھا بابا۔ ڈیوائسز میز پر رکھے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا تھا اور وہ پانچویں ڈیوائس حاتم وہ پانچویں ڈیوائس بھی نکال کر بدر کے سامنے رکھی تھی۔ شاباش میرے بیٹے شاباش، اب ہم پھر سے اپنی طاقت بحال کریں گے، وہ پورے زور سے بولا تھا۔ ویسے ان ڈیوائسز میں ہے کیا جو سب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ خزانہ، یہ خزانہ ہے۔ ان ڈیوائسز میں تقریباً سارے ممالک کے بڑے گینگز ممبرز کے نام اور ان کے خلاف ثبوت ہے۔ یہ ہماری برسوں کی محنت ہے، جس سے ہی کوئی گینگ کمزور پڑتا ہے ہم مختلف طریقوں سے ان کے افراد کے بارے میں انہیں ثبوت دکھا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ اس طرح بآسانی کسی بھی ملک میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں کالا دھندا کر سکتے ہیں۔ واو، یہ تو بہت دلچسپ ہے، آپ نے مجھے پہلے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ بس بیٹا، غلطی ہو گئی مجھ سے، جس پر سب سے زیادہ اعتبار کرنا چاہیے تھا اسی کو ہر چیز سے بے خبر رکھا۔ تم تو میرے شیر ہو، میرا سب کچھ۔ آپ کو مجھ پر شک تھا؟ ماتھے پہ سلوٹے ڈالے حاتم نے میز پر پڑی ایک ڈیوائس اٹھائی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، بس مجھے لگا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، یہ سب نہیں سنبھال سکو گے۔ ویسے آپ کو ان سب کا پاسورڈ یاد ہے؟ نہیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں کیونکہ اس ایسی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں واسطہ تھا۔ مطلب پاسورڈ یہ 5ویں اور الگ طرز کی چیپ ہے۔ بدر نے لال رنگ کی ڈیوائس کو ہاتھ میں لیے حاتم کی جانب بڑھایا تھا۔ میں سمجھا نہیں، یہ بظاہر ایک ڈیوائس ہے مگر حقیقت یہ پاسورڈ ہے۔ اگر ہم اس چیپ کو کھولیں گے تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی تار نکلے گی جسے ہم اگر سکین کریں گے تو اس پر ایک فہرست نمودار ہوں گی جس کو ڈیکوڈ کر کے ہم پاسورڈ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ کل ملا کر 4 پاسورڈ ہوتے ہیں جو کہ ہر مہینے باری باری خود ہی تبدیل ہوتے رہتے، اور اگر باقی 4 ڈیوائسز میں سے ایک بھی ڈیوائس میں غلط پاسورڈ انٹر کیا تو سبھی تباہ ہو جائیں گی۔ واہ بابا، آپ تو بہت ذہین ہیں۔ ویسے آپ کو تو 4 پاسورڈ یاد ہوں گے نا؟ حاتم نے ستائشی نگاہوں سے بدر کو دیکھا تھا۔ ہاں یاد ہے، مگر تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے؟ دلچسپی تو نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو بے شک مت بتائیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ نہیں ڈیوڈ، ایسی بات نہیں، تم تو ہیرا ہو، میں نے تو پہلی نظر میں ہی تمہیں پہچان لیا تھا۔ بس تم اپنے بزدل باپ کی طرح کمزور نہیں ہو۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں تم کندن ہو، اور جہاں تک بات ہے پاس ورڈز کی تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ بدر نے حاتم کو اپنے تمام پاس ورڈز بتا دیے تھے۔ آپ تو بہت شاطر ہے، ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر بدر بھی ہنس دیا تھا مگر حاتم کے کہے تو رک ہی نہیں رہے تھے، وہ پاگلوں کی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ ڈیوڈ تم ٹھیک ہو؟ بدر اس کے پاگل پن کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ہنستے ہنستے رکا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے بدر کو چونکا دیا تھا۔ مطلب حد ہے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ایک بار پھر ہنس رہا تھا۔ ذلیل انسان، یہ سب پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ بلا وجہ اتنے سال ضائع کیے تو نے میرے۔ کرسی سے اٹھ کر وہ بدر کے پاس گیا تھا۔ یہ تم کیا؟ بدر کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ حاتم اس کی پشت پر کھڑے ہوتے گلے پہ تیز دھار چاقو رکھا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسے اچانک کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ بیٹا نہیں، باپ ہوں تمہارا، اور سوال بھی بالکل غلط پوچھا ہے۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میں ہوں کون۔ پوچھو کہ کون ہوں میں؟ اس کی آواز ایک دم گرج نمودار ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ اپنے گلے پر چاقو کی چبھتی نوک محسوس کرتے ہی بدر فوراً بولا تھا۔ اب پوچھا ہے نا ڈھنگ کا سوال۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں ناک کو چنے چبوائے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کی شخصیت ایک راز ہے۔ میں وہ ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بدر کی آنکھیں ایک دم حیرت سے پھیلی تھی۔ اس کا پورا وجود شل ہو گیا تھا۔ تم حاتم خان زادہ عرف، حاتم نے اس کے بال دبوچے تھے، شاہین ہوں۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بدر کی سانسیں روک چکا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ زور کا جھٹکا لگا؟ چاقو میز پر اچھالتے وہ خود بھی اس کے عین سامنے میز پر بیٹھا تھا۔ اب تم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک 15 سالہ لڑکا شاہین کیسے ہو سکتا ہے؟ 15 سال کی عمر میں کوئی ISI کا ایجنٹ کیسے بن سکتا ہے؟ لمبی کہانی ہے، فکر مت کیجیے گا، بہت وقت ہے ہمارے پاس، تفصیل سے سناؤں گا۔ حاتم نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا جبکہ بدر ابھی بھی گہرے صدمے میں تھا۔ تو تم شاہین نہیں ہو سکتے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے گویا ہوا تھا۔ یقیناً نائل نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے، تبھی تم۔ حاتم نے جاندار کہا لگایا تھا۔ اف بدر، کتنے بھولے ہو تم۔
वो मुझे क्या भड़काएगा? हातिम हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। अगर तुम शाहीन भी हो तब ये डिवाइसेस नहीं खोल सकते। तुम यकीनन कोई गलत कदम उठाओगे और ये सारी डिवाइसेस तबाह हो जाएगी। बदर ने तमस्कुराना लहजे में कहा था। अगर मैं इन डिवाइसेस को डिकोड करूंगी तब तो ऐसा नहीं होगा ना? तहखाने में से निस्वानी आवाज के साथ हील की टक टक की आवाज भी गूंजी थी। मारिया? बदर को आज झटके पे झटका लग रहा था। हाँ मारिया। वो मुस्कुराकर इस तक आई थी। हातिम और मारिया की नजर मिली थी। दोनों ही बैक वक्त मुस्कुराए थे। क्यों बचाया मुझे? अस्पताल के बिस्तर पर बैठी वो नम आवाज में गोया हुई थी। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम जानती हो ना फाइल में मेरा नाम था। फिर भी? मारिया कब से आंखें मूंद गई थी। मैंने कहा ना मैं नमक हराम नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शाहीन हूँ? हाथ पर हाथ बांधे वो मतानत से इस्तफसार कर रहा था। आपकी नैन ने बताया। इसने नम आंखें उठाकर हातिम की जानिब देखा था। क्या बकवास कर रही हो? वो दबा दबा सगुराया था। मिलने गई थी मैं उससे। पता है क्या कहती है? मारिया की आवाज़ कप कप आई थी। वो कहती है मुझे नफरत है उन लोगों से जो बाएं हाथ से लिखते हैं। बाएं हाथ से लिखने वाले बेवफा होते हैं। वो कहती है कि आप बेवफा हैं। मारिया का सारा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप दाएं हाथ से लिखते हैं। बाएं हाथ तो आप इस्तेमाल ही नहीं करते। और शाहीन के बारे में मशहूर है कि वो दोनों हाथों से लिख सकता है। बस फिर मैं समझ गई। अपनी बात कहकर वो खामोश हुई थी। तहखाने में आँख क्यों लगाई? आरिफ को सब कुछ पता चल गया था। वो बदर को बताने वाला था, इसलिए मैंने इसे मारने के लिए कंट्रोल कमरे में आग लगाई। मगर पता नहीं कैसे सारा तय खाने में इसकी जद में आ गया। बेवकूफ़ औरत, कितनी अहम मालूमात थी उस कमरे में। तुम्हें अंदाज़ा भी है? हातिम ने आगे बढ़कर इसे गले से दबोचा था। मैंने इतनी मुश्किल से सारा डेटा इकट्ठा किया था और जब ये डेटा आगे भेजने वाला था तो तुमने आग लगा दी। हातिम ने इसे एक झटके से छोड़ा था। मारिया का सर पीछे दीवार में लगा था। इस डेटे की कॉपी है मेरे पास, आरिफ से ली थी। गले पर हाथ रख रोबा मुश्किल बोल सकी थी। कहाँ है वो? हातिम की आंखों में उम्मीद की किरण उजागर हुई थी। जो शाहीन को जान लेता है वो फिर जिंदा नहीं रह सकता। हातिम ने अपनी कोट की जेब से गन निकाली थी। आपके हाथ तो मरना मेरे लिए एजाज़ है। वो तलखी से हंसी थी। मेरे लिए काम करोगी? ये ऑफर थी। हमेशा आपके लिए ही काम किया है। अगर धोखा दिया तो इस ऐसी जिंदगी दूंगा कि तुम्हारी सोच है। मुझे मंजूर है। वो फीका सा मुस्कुराई थी। दर हकीकत ये हातिम के करीब रहने का बहाना था। वो इसे हासिल ना सही मगर कम अज कम देख तो सकती थी ना। बाबू, आपने कबूल है तो बोला ही नहीं। पैंट शर्ट में मलबूस इस लड़की ने मुंह फुलाए कहा था। बाबू, मैंने बाहर बोल दिया था। मौलवी साहब के सामने होठों को बामुश्किल मुस्कुराहट में डाले नाइल ने इस 18-19 साल की लड़की की जानिब देखा। वो शुरू से ही जब वो कबूल से गुरेज करता था। बेशक ये निकाह फर्जी होते थे मगर इसकी फिर भी पूरी कोशिश होती थी कि अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज ना निकाले, ख़ास तौर पे तब जब से स्नेहा इसकी ज़िंदगी में आई थी। बाबू, अब हम साथ रहेंगे ना? हाँ बाबू, बस तुम अब वो फाइल ले आना। मैंने तुमसे लाने को कही है ना। रात में मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करूंगा। ओके। वो खुशी से उछलते हुए गाड़ी से बाहर निकली थी। एक तो ये बंदरिया और इनका बाबू सोना। नाइल ने तनफ्फुर से सर झटका था। बेशरम कही कि एक मेरी बीवी है जो कितनी अच्छी। कहते कहते रुका था। अस्तगफुरुल्लाह। नाइल ने झुरझुरी ली थी। वो अकेले में भी स्नेह की तारीफ करने का रवादार नहीं था। इस लड़की को घर छोड़ने के बाद वो फार्म हाउस की जानिब रवा था जब बीच में रास्ते में अचानक इसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुकी थी। मोहसिन गुस्से से लाल पीला होते हुए बाहर आया था। निकल बाहर। गाड़ी के शीशे से नाइल का गिरेबान पकड़े वो चिल्लाया था। क्या हुआ? मोहसिन ने इसे गिरेबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला था। नाइल तो बिल्कुल बौखला गया था। बदर कहाँ है? वो कुर्राया था। मुझे क्या पता? नाइल ने इसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाया था। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है? एजेंसी वालों से तुम लेकर आए हो इसे। क्या मैं? कहीं और चलकर बात करते हैं। सड़क के बीचों बीच इस किस्म की गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। इसे खुंखा निगाहों से घूरते मोहसिन इसे गिरबान से पकड़कर अपनी गाड़ी की जानिब ले गया था। अब बताओ तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब क्यों है? एक सुनसान जगह पर जाकर वो दोनों ही गाड़ी से बाहर निकले थे। बदर को क्यों फरार करवाया? मैंने कब फरार करवाया? मैं इतने महीनों से पहले चीफ के हवाले दिया था। बकवास कर रहे हो। शाहीन बदर को लेकर गया है। क्या? नाइल का कह कहाँ छूटा था? शाहीन अब शाहीन दरमियान में कहाँ से आ गया? नाइल ने मोहसिन के अक्ल पर मातम किया था। ये तो तुम बताओ ना, क्योंकि शाहीन तो तुम ही हो। मोहसिन, तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं शाहीन नहीं हूँ।
अच्छा तो फिर शाहीन कौन है? मुझे क्या पता, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मोहसिन ने इसे गिरबान से पकड़ते गाड़ी पर लिटाया था। मोहसिन तुम्हें क्या गया है? नाइल इसके रवैये की वजह नहीं समझ पा रहा था। तुमने मेरा सारा मिशन खराब कर दिया। मैं चीफ के ऑर्डर्स को फॉलो करते दुश्मनों की गलत मालूमात फराहम कर रहा था, लेकिन अब बदर के इस तरह गायब होने पर चीफ बहुत ज़्यादा खफा है। उन्होंने मुझे कहा है कि बदर और शाहीन दोनों को पकड़ कर लाऊं, क्योंकि बदर शाहीन के कब्जे में है। और नाइल, तुम मुझे बताओगे कि शाहीन कहाँ है? बेहतर है कि तुम चीफ से खुद ही सारा मामला डिस्कस कर लो। मैं तुम्हें शाहीन के बारे में नहीं बता सकता। चीफ ने मुझे जो बताना था वो बता चुके। अब तुम अपनी ज़बान खोलोगे और मुझे बताओगे कि शाहीन कहाँ है। मोहसिन का बस चलता तो नाइल को कच्चा चबा जाता। मैं तुम्हें शाहीन की जगह के बारे में नहीं बता सकता। नाइल ने फौरन ही हाथ खड़े किए थे। क्यों? गुस्से से मोहसिन के जबड़े भींच गए थे, क्योंकि शाहीन का कोई वजूद ही नहीं है। शाहीन महज एक फर्जी किरदार है। बलाखिर वो बोल ही उठा था। मेरी शक्ल पर क्या बेवकूफ़ लिखा है? मोहसिन का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। अब जब बात खुल ही गई थी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा दोस्त असवंद वो शाहीन था, लेकिन चंद सालों पहले वो शहीद हो गया। चीफ ने मुझसे कहा कि हमें शाहीन के खौफ को जिंदा रखना है। बस इसीलिए मैं कभी किसी को तो कभी किसी को शाहीन बना देता था। बस इतनी सी बात है। नाइल ने जैसे ही मसला हल किया था, फिर बदर कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत पहले ही बदर को और इन डिवाइसेस को चीफ के हवाले कर दिया था, मगर हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि हारून मेरा शिकार है। वो जब भी मिलेगा मैं इसे मार दूंगा। एजेंसी वाले इसमें मदाखलत नहीं करेंगे। अपनी बात के अख्तिताम पर नाइल ने गहरी सांस ली थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लूंगा? मोहसिन ने अफसोस से उसे देखा था। जो सच है मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब तो तुम ये भी कहोगे तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि शाहीन हातिम है। मोहसिन ने इस पर तंज किया था। हातिम? नाइल ने बेयकीनी से मोहसिन की जानिब देखा था, फिर एकदम से वो हंस दिया था। वो सिंगल पसली। वो हंस कर दोहरा हो रहा था। हातिम मेरी आंखों के सामने वो पहाड़ी से कूदा था। वो मर चुका था। नाइल का रिएक्शन बिल्कुल कुदरती था। मोहसिन के माथे पर बल पड़े थे। नाइल, हातिम ही शाहीन है। इसकी हालत देखकर मोहसिन को मालूम हो गया था कि वो भी इससे बेखबर है। अच्छा मजाक है। नाइल ने अब भी इसकी बात मजाक में उड़ाई थी। मुझे लगता है तुमने पी हुई है। मोहसिन वो एक जज्बाती और कमजोर शख्स है। ब्लैक मॉन्स्टर भी वो बदर की रहनुमाई पर ही बना था। इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। और तुम कह रहे हो कि वो बदर हातिम की कैद में है, यानी बदर जिससे पूछे बगैर वो पानी तक नहीं पीता। नाइल को मोहसिन इस वक्त दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान लगा था। ये सब मुझे चीफ ने बताया है। नाइल की मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी। क्या मतलब? चेहरे पर अब संजीदगी के तासुरात हैं। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। मोहसिन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो जिस एजेंसी में काम करते थे वहाँ वो दोस्त होकर भी मुख्तलिफ केसेस पर काम करते थे और एक दूसरे को बताना इसे अलाउड नहीं था। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि चीफ ने तुमसे कहा है कि हातिम शाह? वो कहते कहते रुका था। दिमाग को एक जोरदार झटका लगा था। माजी की सारी यादें एक फ्लैशबैक की तरह दिमाग की स्क्रीन पर उजागर हुई थी। अब वो कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहा था। नहीं, दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। वो शाहीन नहीं हो सकता। वो इस वक्त एक 15 साल का बच्चा था। इसके पास इतना दिमाग भी नहीं। वो वानिया को और मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो नाइल अफंदी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये झूठ है। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। नाइल ने नफ़ी में सर हिलाया था। नाइल, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स ही हूँ और तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। हातिम पहाड़ी से नीचे कूदा था। इसकी लाश नहीं मिली थी। नाइल की ज़बान एकदम ब्रेक लगी थी। इसकी लाश नहीं मिली थी। चीफ ने कहा था ढूंढने की ज़रूरत नहीं। नाइल के चेहरे का रंग पल में जर्द पड़ा था। मोहसिन इसके लिए शदीद अफसोस हुआ था। धचका तो इसे भी लगा था, मगर नाइल का सदमा ज़्यादा बड़ा था। चीफ ने मुझे छोड़कर इस पे भरोसा किया। नामुमकिन। तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई थी। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं नाइल अफंदी हूँ। मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। नाइल एक बार फिर हंसा था। सदमे के बारे इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। इस वक्त मोहसिन के मोबाइल पर मैसेज आया था। साशा ने इसे हातिम की लोकेशन भेजी थी। नाइल, साशा ने लोकेशन भेजी है, चल कर देख लेते हैं क्या सच है और क्या झूठ। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? इसने उम्मीद से मोहसिन की जानिब देखा था। हाँ, तुम यही कर रहे हो। मैं अभी चीफ के पास जाता हूँ, इनसे बात करता हूँ। वो तुम्हें खुद बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं हातिम के पीछे जाता हूँ और तुम चीफ के पास जाओ। हातिम है ही नहीं। हातिम कहाँ से आ गया? वो बड़बड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। मोहसिन ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया था। इसे ज़िंदगी में पहली बार नाइल की हालत पर तरस आया था। दूसरों को तंग करने वाला आज खुद ही भावला हुआ फिर रहा था। हातिम ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अभी तो ये एक झटका था, न जाने आगे क्या क्या होना बाकी था।
मोहसिन एक तरह से मुतमईन भी था कि वो चीफ के पास जा रहा है, वो इसे सब अच्छे से समझा देंगे। अगर वो मोहसिन के साथ जाता और हातिम को शाहीन के रूप में देख लाता तो शायद इसे पागल खाने में ही दाखिल करवाना पड़ता। हातिम के बच्चे। मोहसिन गुस्से की हालत में दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था। मोहसिन भाई आप? वो किचन में चाय बना रहा था जब मोहसिन ने इसे गिरबान से पकड़कर स्लेब पर लिटाया था। झूठे धोखेबाज इंसान, तुम्हारी तो मैं आज यही कब्र खोद दूंगा। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं ब्लैक मॉन्स्टर हूँ। हातिम ने इसे आंखें दिखाई थी। चटाक मोहसिन तमाम लिहाज बालाए ताक रखते इसके मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा था। चीफ ने सब बता दिया है मुझे। हातिम उर्फ शाहीन इसके पेट में घूसा मारते हुए पीछे हटा था। शाहीन मैं? हाँ तुम। और अब तुम मुझे बताओगे बदर कहाँ है? मुझे क्या मालूम, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मोहसिन इसे घसीटता हुआ बाहर लाउंज में लाया था। अब इसे फर्श पर लेटा के इसकी अच्छी खासी दुर्गत बना रहा था। हातिम ने किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की थी। वो मोहसिन की कैफियत को समझता था। आप कहेंगे तो आपकी सर की भी कसम खा लूँगा, बदर मेरे पास नहीं है। वो दर्द से किराता हुआ बोल रहा था। अच्छा तो फिर किसके पास है? मुझे नहीं पता। बदर को छोड़ो, पहले तुम कबूल करो कि तुम शाहीन हो। इसे कॉलर से पकड़ कर खड़ा करते मोहसिन ने गज़बनाक आवाज़ में कहा था, कबूल कर लूँगा तो छोड़ देंगे मुझे? हाँ ठीक है, मैं कबूल करता हूँ कि मैं शाहीन हूँ। हातिम के कबूल करने की देर थी कि मोहसिन इसे वापस फर्श पर लिटाकर मारना शुरू कर दिया। ये ज्यादती है। हातिम ने एहतिजाज किया था। इतने अरसे तुमने हम सबको जलील किया, माफ़ तो मैं चीफ को भी नहीं करूँगा। अपना गुस्सा इस पर उतार कर वो फूले तनफुस के साथ पीछे हटा था। हातिम ने भी शुक्र का कलमा पढ़ते उठ खड़ा हुआ था। वो उसका होठ मार खा खा कर फट चुका था। खैर वो इसी की काबिल था। मैं मजबूर था। तुम हमें तो बता सकते थे ना। तुमने एक बार वानिया के बारे में सोचा? क्या क्या नहीं सहा उस बेचारी ने। और नाइल उसके बारे में सोचा? जब मैंने बताया कि तुम शाहीन हो तो बेचारा बावला ही हो गया। जिंदगी में पहली बार मुझे इस पर तरस आया है। मोहसिन के लहजे में अफसोस था। नाइल भाई? हातिम ने हैरत से पूछा था। हाँ, बेचारी की हालत काबिल तरस थी। इतना शदीद झटका लगा कि इसे बस ना ही पूछो। अब एक झटका मैं दूँ आपको? हातिम ने लब दबाए मोहसिन की जानिब देखा था, जिस पर मोहसिन ने इसे सख्त घूरी से नवाजा था। मैंने आज तक जो भी किया है वो करने के लिए मुझे कहा गया था, और ये सारी प्लानिंग चीफ की नहीं थी। असल मास्टरमाइंड कोई और है। कौन? वह हैरत से चिल्ला उठा था। आपके प्यारे मासूम काबिल दोस्त मिस्टर नाइल अफंदी। हातिम ने लब दबाए कहा था, जबकि मोहसिन ने गिरने से बचने के लिए सोफे का सहारा लिया था। क्या कह रहे हो? मोहसिन की सिट्टी बिल्कुल गुम थी। वही जो सच है, खुराफाती दिमाग उन्हीं है उनका। हातिम ने नागवारी से आंखें घुमाई थी। वो खुद भी नाइल से तंग था। वो मीसना घुरना मुझे बेवकूफ़ बनाकर चला गया। मोहसिन सदमे से सोफे पर ढह गया था। नाइल, आज तुम्हें मेरे कहे से कोई नहीं बचा सकता। मोहसिन के अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था। इसने फ़ौरन नाइल को कॉल मिलाई थी, मगर नाइल साहब का फ़ोन बंद था। इसने इसके घर पर और फार्म हाउस पर भी कॉल की थी, मगर वहाँ भी नहीं था। जिस मर्जी बिल में छुप जाओ तुम मीसनी इंसान, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मोहसिन ने अहद किया था, और हातिम ने इसके गुस्से को बढ़ाने में अपना पूरा किरदार अदा किया था। वो खुद तो नाइल पर हाथ नहीं उठा सकता था, मगर मोहसिन के हाथों से पिटता देखकर लुत्फ अंदोज तो हो ही सकता था। हारून अपने कमरे की बालकनी में इस तरह की हालत में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। बालकनी के अतराफ में खूबसूरत हरे भरे पौधे सजे हुए थे। कुछ प्लास्टिक के डब्बों पर कदीम नक्शनिगारी करके इन्हें ग्रिल के साथ निहायती महारत के साथ जोड़ा गया था। इन डब्बों में भी मिट्टी भरकर पौधे उगाए गए थे। बालकनी की दाएं तरफ एक पत्तों की बेल लटकी हुई थी। फ़ोन के बीप की आवाज़ पर इसने बौखला कर कॉल रिसीव की थी। क्या हुआ? स्पीकर से उभरती आवाज़। इसके चेहरे पर ढेरों सुकून छाया था। ये तुमने बहुत अच्छा किया जेम्स, इस मुस्तफ़ा को मार दिया। अब रास्ता साफ है। नैना को अगवा करके ब्लैक मॉन्स्टर के आगे पेश करना है, और जब इसका दिल भर जाएगा तो फिर वो खबासत से हंसा था। शैला के कदम दरवाजे पर ही मुंजमद हो गए थे। वो जानती थी कि इसका शौहर एक अच्छा इंसान नहीं है, मगर वो इस कदर घटिया हो सकता है इसने ये सोचा भी नहीं था। नैना शॉपिंग के लिए निकलेगी, इसे रास्ते से अगवा करना है। जेम्स को हिदायत देकर हारून ने फ़ोन रखा था। अब वो पलटा था। शैला अपने सामने अपनी बीवी को देखकर इसने एक लम्हे के लिए सांप सूंघ गया था। बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? शैला ने आगे बढ़कर हारून का गिरेबान पकड़ा था। मुस्तफ़ा भाई को मार दिया, और अब नैना भाभी के साथ तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सारी दुनिया को चीख कर बताऊंगी कि तुम किस कदर नीच हो। मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करवाऊंगी। इसे कॉलर से झंझोड़ कर वो मुझसे से चीख रही थी। चल हट। हारून ने इसे धक्का दिया था। बड़ी आई मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाने वाली, जान से मार दूंगा तुझे। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो मैं तो जाऊंगी, और सबको चीख कर बताऊंगी तो मैं एक वहशी जानवर हूँ। बताऊंगी तो
तब न जब तुम जिंदा बचोगी। शहला को बालों से दबोच कर हारून ने खड़ा किया। अब वो मुसलसल इसका सर दीवार में मार रहा था। हारून, नैना भाभी के साथ कुछ मत करना, हमारी बेटी भी इनके साथ है। चकराते सर के साथ वह बमुश्किल बोल सकी थी। क्या? हारून ने इसे फर्श पे धक्का दिया था। सोफी नैने के साथ? खैर कोई बात नहीं, मैं सुमैर से कह दूंगा कि मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो एक लम्हे में ही हर फिक्र से आज़ाद हुआ था, क्योंकि घर आकर इसे अपनी माँ की मैयत पे रोना भी तो है। वो सब फाकियत से कहता शैला की जानिब कदम बढ़ा रहा था। शैला के माथे से खून बह कर नीचे फर्श पर गिर रहा था। नहीं, मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते वह पीछे की जानिब खिसकती जा रही थी। ग्रिल तक पहुँचते वो डरी सहमी दुबक कर बैठी थी। हारून ने पास पड़ा गमला उठाकर इसके सर पर बहुत ज़ोर से वार किया था। वो वही मौके पर दम तोड़ गई थी। बेवकूफ़, तनफ्फुस से सर झटक वो तेज़ी से वहाँ से निकला था। अफंदी हाउस की पिछली तरफ एक जिम बना हुआ था, जिसे नाइल ने ही बनवाया था। हातिम इसके घर से होता हुआ सीधा जिम गया था। नाइल थोड़ी देर पहले ही घर लौटा था। मुलाजमा के कहने के मुताबिक नाइल इस वक्त जिम में था। हातिम मरे मरे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ था। इसे नाइल से बात करने में खौफ महसूस हो रहा था, मगर बात तो इसे करनी थी, क्योंकि सिर्फ नाइल इसकी मदद कर सकता है। नाइल ने पहले भी कई बार इसकी मदद की थी। जिम खाने के बाहर काले रंग का कारपेट बिछा हुआ था और अंदर का सारा फर्श मार्बल का बना हुआ था। इस फर्श की खासियत ये थी कि इसे दिखने पर गुमान होता था कि मार्बल नहीं बल्कि खालिस लकड़ी का बना हुआ था। जिम खाने की छत पर चकोर शक्ल में लाइटें लगी हुई थी। हर एक कोने में मुख्तलिफ वर्जिश की मशीनें भी रखी हुई थी। हातिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे पर ही नाइल इसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। ये बज़ाहिर जिम था, मगर इसके अंदर वो क्या करता था वो सिर्फ वही जानता था। सर शुक्र वो कैमरे में हातिम को आते हुए देख चुका था, वरना आज हातिम पर शायद इसका भेद खुल जाता। मुलाजमा की तो आज खैर नहीं थी, वो आपसे बात करनी थी। खुश लबों पर ज़बान फिरते वो खजल का शिकार हुआ था। तुम्हारी तो आज फ्लाइट थी ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त बहुत अहम काम कर रहा था और हातिम की मदाखलत इसे एक आंख न भाई थी। मैं वापस आ गया। क्यों? नाइल भाई, मैं नहीं जाना चाहता। आप प्लीज़ डैड से बात करें ना, वो आपकी हर बात मानते हैं। हातिम ने गो के मन्नत की थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर अंकल ने तुम्हें भेजा है तो यकीनन सोच समझ कर ही भेजा होगा ना, तुम्हारे बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। नाइल भाई प्लीज़, मुझे नहीं जाना, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आप प्लीज़ डैड से बात करें ना। वो रोते हुए नाइल से गले लगा था। अच्छा ठीक है, पीछे हटो। नाइल ने इसे फौरन खुद से दूर ढकेला था। तुम चलो, मैं आता हूँ, फिर चलते हैं तुम्हारे घर। नाइल ने नागवारियत से हामी भरी थी। हातिम आंसू पोंछते आगे बढ़ गया था। इसके जाने के बाद नाइल ने फौरन अपना सारा काम समेटा। ये आजकल के बच्चे भी ना, वो सर झटकते अब खुद भी जिम से बाहर आया था। हातिम और नाइल अब खानज़ादा हाउस गए थे। लॉन में खड़े होकर नाइल ने हारून का नंबर मिलाया था, मगर इसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। हातिम भी नाइल के साथ ही खड़ा था। तुम्हारे डैड इस वक्त ऑफिस में होंगे, तुम बात समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारी करियर। नाइल ने हातिम के कंधे पर हाथ रख कर इसे समझाना चाहता, मगर छत से किसी के गिरने की वजह से इसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। नाइल के हाथ के पुष्ट पर खून गिरा था। खून? इसने हातिम के कंधे से हाथ हटाकर अपने हाथ की पुष्ट को देखा। इतने में हातिम के कंधे पर भी कुछ बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। दोनों ने बैक वक्त ऊपर देखा। ऊपर बालकनी से नीचे आती बेल खून हो चुकी थी। दोनों भागकर ऊपर गए थे। मॉम, बालकनी में अपनी माँ की लाश को देखकर हातिम के सर पर कयामत गुजरी थी। शैला का खून सारी बालकनी में फैला हुआ था। मॉम उठे। वो भागकर शैला के पास गया था और अब इसकी गाल थपक उठाने की कोशिश कर रहा था। नाइल तो खुद शौक था। इसने आगे बढ़कर शैला की सांसें चेक की जो अब थम चुकी थी। शी इज नो मोर। नाइल के अल्फाज किसी चाबुक की तरह हातिम के पूरे वजूद पर लगे थे। झूठ बोल रहे हैं आप। मॉम उठे ना, किसने किया ये सब? मॉम। वो शैला का सर गोद में रख कर दहाड़े मार मार के रो रहा था, जबकि नाइल की नज़र अब दीवार पर गई थी। दीवार पर खून के धब्बे थे। वो फौरन उठकर वहाँ गया था। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी का सर दीवार में मारा गया हो। इसने एक नज़र दीवार की जानिब देखा, दूसरी नज़र शैला के माथे की तरफ। शैला के माथे से बहता खून चीख कर गवाही दे रहा था कि इसका सर कई बार दीवार में पटका गया है। अब नाइल की नज़र फर्श पर पड़ी जहाँ खून के हल्के धब्बे थे। यहाँ से ये पीछे की जानिब ग्रिल से जा लगी होगी और ये जूतों मिट्टी के। अब इसकी नज़र टूटे हुए गमले पे पड़ी जो ग्रिल के साथ पड़ा था। किसी ने इनके सर पर गमला देकर मारा और यकीनन गमला से निकलने वाली मिट्टी इस शख्स के पैरों में लगी होगी। तभी ये वो चंद सेकंड्स में ही सब समझ गया था। मगर किसने? नाइल की नज़र अब कोने में पड़े गमले की जानिब गई थी, जिसमें कोई चीज़ चमक
बड़ी चमक रही थी। नाइल ने झुककर वो चीज़ उठाई, वो हारून की घड़ी थी। वो इसे पहचानता था। हाथापाई के दौरान ये इसके हाथ से गिर गई थी। हारून अंकल, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। एकदम इसके दिमाग ने इसे सिग्नल दिया। नाइल को अब सब समझ आ गया था। हातिम उठो यहाँ से, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। जिसने भी ये किया इसे सज़ा मिलेगी। नाइल ने हातिम को उठाते हुए कहा था। वो बच्चों से इसे लिपट कर रो दिया था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी और सामने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। शैला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था और घर के किसी मुलाजिम ने हारून के खिलाफ जबान नहीं खोली थी। अपने घर होती कार्रवाई से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अनजान था। शैला की लाश को वो इसलिए भी छोड़कर गया था कि हातिम तो यहाँ पर था नहीं और सोफ़ी बेवकूफ़ बनाना इसके लिए मुश्किल नहीं था। वो इसकी मौत को आराम से हादसाती मौत करार दे सकता है। असवंद असल कल्प्रिट हारून है। वो जाल बिछाएगा, तुम मोहतात रहना। मौका मिलते ही नाइल ने असवंद को कॉल की थी। मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था कि इन लोगों को मेरा पता चल गया है। नाइल, तुम अब मुझसे कांटेक्ट मत करना, तुम्हें एक्सपोज नहीं होना है। और हाँ, तुम्हारी फैमिली की जान खतरे में है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन्हें कुछ न हो। असवंद ने कहकर फ़ोन कॉल काट दी थी। जबकि इसकी बात सुनकर नाइल का तो दिमाग ही बिल्कुल शल हो गया था। इसके ख़ानदान का कोई एक फ़र्द भी घर पर मौजूद नहीं था। अभी वो सोच ही रहा था कि इसका फ़ोन बजा था। फ़ोन उठाते साथ ही इस पर जो क़यामत टूटी थी वो सिर्फ वही जानता था। डैड अंधाधुंध वहाँ से भागा था। इत्तला के मुताबिक मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट हुआ था और इस वक्त वह अस्पताल में मुर्दा हालत में पड़ा था। आज एक ही साथ दोनों पर क़यामत टूटी थी। हातिम ने अपनी माँ को खोया था और नाइल ने अपने बाप को। तो ये थी वज़न रीडर्स हमारी आज की 15वीं किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त पसंद आएगी। चले जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चले जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।